हमारी कहानी की शुरुआत 4 लुटेरों के ग्रुप से होती है जो कि हाइस के चक्कर में काफी चालाकी से कैमरे को हैक करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक ठेकेदार को काफी बेरहमदिली से मारते हुए बस माल को लूट के अपनी हाइस को कंप्लीट करने को ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक अनजान रैबिट आता है। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो 6 फुट का रैबिट जो कि बातें तक कर सकता था। वो रैबिट उनकी सोच से ज्यादा बढ़ के होता है तो वो फौरन से अपनी गनों को उसकी ओर तार देते हैं। वो रैबिट इस पर बोलने भी लगता है, तुम अमेरिकन इंसानों की स्पीशी में सबसे ज्यादा बेहतर हो और इस सब के बावजूद भी तुम भी बाकी इंसानों की तरह नादान ही हो। जिस चीज को तुम लोग समझ नहीं सकते तुम लोग उससे बेरहमदिली से जला डालते हो और मार गिराते हो। और जरा देखो तो सही, तुम लोगों की नादानी तुम्हें कहां तक ले चली आई। तुम लोग इस 1.5 मिलियन की कीमती पत्थरों के चक्कर में असली चीज को तो भूल ही गए। ये बोलते हुए वो रैबिट अपने हाथों को कांच से कवर एक तलवार की ओर बढ़ाने लगता है। तो ये सुनते सारे उन लुटेरों में से एक काफी हैरानगी से बोलता है, 1 मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें इस चोरी के 1.5 मिलियन मिलने वाले हैं। तो वो रैबिट काफी मुरझाए हुए लहजे से इसका जवाब देता है, क्योंकि वो चोरी की कीमत मैंने ही लगाई थी। अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद वो उस कांच को तोड़ते हुए उसके अंदर से उस तलवार को बाहर निकाल देता है। वो तलवार काफी ज्यादा कीमती और चमकीली होती है। वो बताता है, वो समझाता है, वो कहता है कि इस तलवार का नाम है द डीमन नाइट स्पार्डा। ये कितना गिलोना मजाक है कि नर की दोज़ख की इतनी खतरनाक तलवार को एक घिटी पिटी सी जगह में एक कांच के जरिए बचा के रखा हुआ है। वो लुटेरों से सवाल पूछता है, सोचो अगर दोज़ख ना होती तो इंसान आखिर कितने ज्यादा गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला जाता। ये काफी हैरानगी सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ दोज़ख की दुनिया से ही डर कर अपने गुनाहों से दूर रहता है और वो दुनिया कोई और नहीं बल्कि मेरी दुनिया है। तो इन बातों से हमें इतना तो मालूम पड़ता है कि ये हेल से आया हुआ एक डीमन है। उन्हीं लुटेरों में से एक आगे बढ़ते हुए कहता है कि रैबिट, तुम काफी ज्यादा बड़बड़ कर रहे हो, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे इससे पड़ता है। तुमने जो इन कीमती पत्थरों की 1.5 मिलियन की कीमत लगाई है वो हमें हर हालत में चाहिए। तो आगे से वो रैबिट कहता है, हाँ, तुम लोगों को मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये कहते हुए ही वो रैबिट फौरन से अपनी तलवार को लहराते हुए काफी खूबसूरती से वहीं पर उस लुटेर की गर्दन को काट डालता है, जिसको देख के बाकी लुटेर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो फौरन से उसके खिलाफ अपनी गोलियों को आजमाते हैं और बरसाते हैं, पर रैबिट ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। हम देख पाते हैं कैसे वो अपने तलवार के दम पर उनकी एक एक बुलेट को वहीं पे डिफ्लेक्ट और काटता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और बस नजर चपकने की ही देर होती है कि एक एक करके रैबिट उन सारे के सारे लुटेरों की जान को वहीं पर नोच लेता है, जैसे तैसे करके, जब तक वहां पे सिक्योरिटी पहुंचती ही है कि वो रैबिट्स बॉम्ब्स को ट्रिगर करके अफरा तफरी का सहारा लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो यार, वैसे तो ज्यादातर एनिमे की कहानी हमारे मेन कैरेक्टर से शुरू होती है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार की कहानी हमारे दुश्मन से शुरू हुई है। सीन कट होके एक अनजान मदर और एक अनजान बेटी पे जाता है, जहाँ पे उसकी मदर उसके खिलौने का पीछा करते करते एक अनजान सुनसान गलियों में आ जाती है। और इससे पहले वो वहां से निकल भी पाती कि अचानक से वो अपने आप को कुछ अनजान डीमन से घेरा हुआ पाती है। वो चिल्लाती है और उसकी आवाज को कोई तो सुनता है, पर इससे पहले वो डीमन उस अनजान औरत के दम को तोड़ भी डालते कि इससे पहले काफी खूबसूरती से हमारा मेन कैरेक्टर दांते एंट्री मारता है। और अब हम देख पाते हैं दांते कैसे अपनी शूटिंग स्किल के दम पर तीनों की तीनों डीमंस पे अकेले ही ना कि सब बाड़ी पड़ता है, बल्कि उनके काम को वहीं पर तमाम कर डालता है। वो मदर उसका शुक्रिया अदा करती है और बस ये लोग जाने ही लगते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर दांते को उस बच्ची के अंदर एक डीमन की परछाई दिखती है। वो चाहता तो वो वक्त पे उस बेटी का काम तमाम कर देता, लेकिन उसकी मदर की अफरा तफरी की वजह से वो ज्यादा कुछ ना कर पाता। बदकिस्मती से वो मदर अपने डीमन बेबी को यहाँ से ले जाती है। अब अगले ही पल में हम न्यूज चैनल्स में उसी रात वाली घटना को कवर होते हुए देख पाते हैं, पर चूंकि वो लोग
रैबिट को वेरीफाई करने में नाकाम रहते हैं तो उल्टा वो इसका सारा का सारा ब्लेम रशिया की टेक्नोलॉजी पे थोप डालते हैं। तो इस सब को लेके एक रशियन यूट्यूबर इस पे पॉडकास्ट कर रहा होता है कि वो बिना सोचे समझे हर चीज का ब्लेम रशिया पे डाल देते हैं। वो पॉडकास्टर बताता है कि इस पे हमने काफी रिसर्च की है और कहीं जाके हमें मालूम पड़ा है कि सारी की सारी दुर्घटना के पीछे हाथ दोज़ख से आए हुए उन डीमंस का है जो कि ये सारे के सारे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। पर इसकी बातों का काफी ज्यादा मजाक उड़ने लगता है और सोशल मीडिया में इस पर मीम्स बनने लगती है ना दोस्तों। चाहे भले ही इस पर बाढ़ से मजाक उड़ रहा होता है लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर कुछ अलग ही कहानी होती है। हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस के अंदर हम बिग टॉक्स के बीच में वो डर सा महसूस कर पाते हैं। हम देख पाते हैं व्हाइट हाउस के अंदर रिसर्चर्स का ये कहना होता है कि वहाँ की डीएनए सैंपल से तो यही मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे जो कोई भी आया था वो इंसानियत से ज्यादा बढ़ के था। उनका जीन इंसानों के होमोस्पेशियन के रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनसे अलग जन्म लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद काफी ऑफिशियल सीसीटीवी से भी इन्हें काफी बार डीमंस को इंसानों के बीच में देखा गया होता है और उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया होता है। और ये सारी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस हाल ही में ही ली गई होती है और हाल ही में ही ये सारी की सारी दुर्घटना भी पेश आ रही है मेरे भाई लोगों। वो बताते हैं चूंकि इंसान हमेशा से किसी दूसरी चीजों की खोज में जारी रहते थे और इसी चक्कर में इंसान गलती से डीमन से जा ही मिला। इंसान चाहे भले ही एलियन से मिलने में से तो नाकाम रहा लेकिन इस चक्कर में हम लोग डीमन से जा मिले हैं। और इसी रिसर्च के बीच में हमने इंसानी और दोज़ख के बीच में उस ब्रिज का पता लगा दिया जो कि दोनों डिमेंशंस के बीच में एक दीवार की तरह काम कर रही थी। उस दीवार में कोई छेद भी नहीं था। हजारों सालों की क्वांटम फील्ड ने उसे पूरे तरीके से सील करके रखा हुआ था मगर बार बार और लगातार कुदरती बदलावों की वजह से इस क्वांटम फील्ड में छोटी सी जगह बन जाती है जिसे हम आम शब्दों में पोर्टल का नाम देते हैं। ये पोर्टल्स डीमंस को एंटर करने की इजाजत तो देती है लेकिन साथ ही साथ उन्हें रोकने का काम अभी भी कर रही है जिसके कारण एक वक्त में सिर्फ कुछ ही डीमंस इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। ये डॉक्टर डार्क रैमकॉम के लिए काम करता होता है जिसने काफी रिसर्च की होती है जिस फाउंडेशन को वाइस प्रेसिडेंट अपनी फंडिंग से चलाते हैं। इसी बीच में यहाँ पे एक और अनजान शख्स एंटर करते हुए कहता है कि उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लग चुकी है और ये लोग जब उससे प्ले करते हैं तो उनकी जैसे कि रूह ही कांप उठती है। हम देख पाते हैं कैसे वो रैबिट बेरहमदिली से उन लुटेरों को मार रहा था। इसको देख के अब तो इस बात का सबूत उन्हें मिल ही जाता है कि डॉक्टर ने जो भी रिसर्च की थी इन डीमंस को लेके वो सारी की सारी सच्ची थी। वो रैबिट यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि हेल के दरवाजे जल्द ही पूरे तरीके से खोल दिए जाएंगे। अगर कोई भी इंसान इस जश्न में शामिल होना चाहता है, इस जश्न का हिस्सा बनना चाहता है या फिर इस रैबिट को पकड़ना चाहता है तो जाओ हंटर को पालो। मेरी तरफ से दिलों की गहराइयों से तुम सभी का नर्म स्वागत है। जिस सब को देखने के बाद इन सब के कलेजे जैसे कि अब इनके मुंह को आने को लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बोलने लगता है, हमने बरसों लगा दिए थे डीमंस और गोस्ट का सबूत के ढूंढने के चक्कर में। साइंस ने तो कभी इनसे इनकार किया ही नहीं और ना ही इनकी मौजूदगी को कभी एहसास में लाया भी। पर आज हमने इस सब का सबूत दे दिया, बल्कि हमने क्या, सबूत तो खुद ही हमारे पास चल के आ गया। हाँ, खुदा की तरफ से हमारी जंग अब हम लेके जाएंगे डीमंस के खिलाफ। हम उन्हें घसीटते घसीटते उन्हें दोबारा उनकी ही दुनिया में फेंक डालेंगे, मतलब कि दोज़ख तक। तो यार डॉक्टर यहाँ पे मजीद बताता है कि जैसे कि उस रैबिट ने कहा कि अगर इस जश्न में शामिल होना चाहते हो और मुझे पकड़ना चाहते हो तो इसके लिए पहले तुम्हें उस हंटर को ढूंढना होगा। यहाँ पे हंटर से मुराद डीमन हंटर की होती है मेरे भाई लोगों। तो हाँ यार, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर्स को जारी करता है कि सारे के सारे डीमन हंटर्स को पकड़ के मेरे पास ले आओ। और दोस्तों, सारे के सारे डीमन हंटर में से जो सबसे होनहार है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर दांते है। हम देख पाते हैं कैसी सारी की सारी फोर्सेस एक एक करके सारे के सारे डीमन हंटर्स को पकड़ने लगती है। अब कहानी हमारे मेन कैरेक्टर दांते पे जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने ऑर्डर को रिसीव करने ही आता है कि तभी उस पे अचानक से एक अनजान डीमन का हमला होता है। उस आग के अंदर से निकल के आता है कोई और नहीं बल्कि उसका ट्विन भाई। उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम तो मारे गए थे। वो ये जैसे तैसे बोल रहा होता है, उससे अपने बचपन की याद सिताने लगती है और वो डर भी
उसे याद आने लगता है। ना दोस्तों, आखिर दांते के कौन सा डर है वो तो हम आगे चल के ही जानेंगे, पर हमें मालूम पड़ता है वो उसका भाई नहीं असल में एक डीमन होता है। हाँ दोस्तों, वही डीमन बेबी, जो कि ये डीमन किसी का भी रूप ले सकता होता है। दांते जैसे तैसे उस डीमन के खिलाफ शूट करता ही है। वो डीमन वेंट का सहारा लेते हुए तहखाने में चला जाता है, तो हमारा दांते भी फ्लोर को शूट करते हुए फौरन से तहखाने के अंदर एंट्री मारता है। वो तहखाने में डीमन को खोज रही होता है कि डीमन खुद ही उसके पीछे से चला आता है उसकी ओर, और अब जैसे तैसे करके उसे डीमन का वार लगने ही लगता है कि फौरन से यहाँ पे सीन कट होके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन पे जाता है, जहाँ पे ये लोग जैसे तैसे इन सारे के सारे डीमन हंटर्स को मार पीट करके उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग रैबिट के बारे में क्या जानते हो। तो वो डीमन हंटर्स उन्हें बताते हैं कि असल में वो रैबिट हमारे पीछे नहीं बल्कि दांते के पीछे जा रहा है, क्योंकि वही सारे के सारे हंटर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज्यादा होनहार है, जिस वजह से रैबिट उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जहाँ पे कहानी अब दोबारा से हमारे दांते पे जाती है, जहाँ पे उसका वार जैसे तैसे करके दांते को लगने ही लगता है कि दांते उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दांते को डीमन से खतरा नहीं होता बल्कि डीमंस को दांते से खतरा है। और फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार, हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के कहने पे एक प्राइवेट डीमन हंटर से पूछताछ चल रही होती है। तो उन्हीं डीमन हंटर में से एक डीमन हंटर एक अमीर ज़ादे के बारे में बताता है, और जब वो लोग उस अमीर ज़ादे को पकड़ के लाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, तो असल में वो अमीर ज़ादा उन्हें बताता है कि वो रैबिट हर एक डीमन हंटर में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि उसके बजाय तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमन हंटर के पीछे हाथ धो के पड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि दांते होता है। तो हाँ यार, अब ये लोग जैसे तैसे करके दांते का डाटा चेक करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दांते बचपन से इन डीमंस को धूल चटाता चला आ रहा है, और उसका डेटा यहाँ तक इतना ज्यादा शानदार होता है कि वो लोग ये देख के कहने लगते हैं कि जितना लिखा उसका आधा भी अगर सच हो तो ये भी यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके डाटा को देख के ये लोग इतना तो समझ जाते हैं कि दांते काफी ज्यादा खतरनाक शख्स है। वाइस प्रेसिडेंट ये तो समझ जाता है कि दांते इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन हंटर है, पर आखिर रैबिट उसमें क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। डॉक्टर इसके रिप्लाई में बोलता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा अजीब स्टेटस भी है इसका कि दांते 5 अलग अलग जॉब करता था, और उन जॉब्स को सिर्फ उसने इसलिए छोड़ डाला क्योंकि वो बोर हो रहा था। ना दोस्तों, आज तक कभी भी किसी का डेटा इतना ज्यादा वायात और इतना ज्यादा अजीबो गरीब नहीं होता। सवाए हमारे दांते को छोड़ के उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर गलत था। अब कहानी दांते पे जाती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दांते इस वक्त एक डीमन के खिलाफ लड़ रहा होता है, और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि दांते को डीमन से खतरा नहीं है बल्कि डीमंस को उल्टा यहाँ पे दांते से खतरा है। उनके लड़ाई के बीच में हमें इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो डीमन दांते से काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो डीमन यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले दांते को कंफ्यूज करता है, और जैसे तैसे करके वो उसे अपने झांसे में फंसाते हुए दीवार से टिका के बैठ जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में वो डीमन यहाँ पे दांते का नेकलेस चुराने आया होता है। वो डीमन जू ही हमारे दांते का नेकलेस चुराता ही है कि दांते अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देख पाते हैं कैसे अचानक से दांते में अजीबो गरीब किस्म की शक्तियां सी आ जाती है। हाँ दोस्तों, वो स्ट्रेंथ के मामले में पूरे तरीके से दीवार को तोड़ते हुए डीमन पे भारी पड़ जाता है, और डीमंस पे यू स्ट्रेंथ के मामले में भारी पड़ना जो कि किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि दांते अपने एक ही पंच से उस डीमन को उड़ा के फौरन से दीवार के अंदर दसा देता है मेरे भाई लोगों। तो हाँ यार, दांते अपने नेकलेस को सिक्योर करने में वापस कामयाब होता है। अब जब ये डीमन आदमोया हालत में पड़ा होता है, दांते इससे पूछता भी है कि तुम मेरा नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो वो डीमन इसका जवाब नहीं देता, बल्कि इसके बजाय वो चमगादड़ में बदलते हुए यहाँ से निकल लेता है। उसके चले जाने के बाद दांते की नजर अपनी पिस्टल पे पड़ती है, और दांते को रियलाइज होता है कि उसने इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया कि उसके हाथों की दम की वजह से उसकी पिस्टल चकनाचूर हो चुकी है। अब कहानी दोबारा से
पलट के उसी अमीरजादे सिविलियन पे जाती है जो कि वो इन्हें बता रहा होता है कि मैंने एक बेकार सी और गिटी-पिटी सी कहानी सुनी थी, लगता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो बसी पड़ी है कि कुछ डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि पोर्टल्स उन्हें इजाजत ही नहीं देता था कि वो उसे पार कर पाए। हाँ, ज्यादातर कमजोर डीमन ही पोर्टल को पार कर पाते हैं, पर इसके बावजूद भी ये भी नाकाफी था कि वो उनकी प्रेजेंस को इस दुनिया में आने से रोक पाते, जिस वजह से वो डीमंस अपनी डिमोनिक पावर के कारण हमारी दुनिया में बेजान चीजों को अपने बस में कर लेते हैं, जैसे कि डॉल वगैरह, और उन्हीं में बस के वो अपना काम वगैरह करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इशारा वो रैबिट वाले डीमन की ओर किया जा रहा है। माइक के पीछे बैठ के वाइस प्रेसिडेंट उसे रैबिट की लोकेशन के बारे में पूछता है तो अमीरजादा रिप्लाई देता है कि मैं उसे बस एक ही बार मिला हूँ, इसके बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं पड़ा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताता चलूं, ये अमीरजादा दांते को पैसे देता है कुछ डीमंस वगैरह को मरवाने के लिए, इसी वजह से इसे दांते और इस रैबिट के बारे में इतना कुछ मालूम है। वाइस प्रेसिडेंट आगे से बोलता है, वेल वो सब तो ठीक है, जहाँ तक रैबिट की लोकेशन की बात है वो तो हमें मालूम पड़ ही चुका है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हें आजमा सकूं। उसकी इस बात पर वो अमीरजादा कहता है, ओ अच्छा, अगर ये बात है तो अब तक तो तुम अपनी फोर्सेस भी बेच चुके होगे, और अगर तुमने बेची है तो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन सोल्जर में से एक भी बच के अब जिंदा लौट के वापस भी आएगा। तो हाँ यार दोस्तों, जैसे कि उस अमीरजादे ने कहा था, रैबिट उस एक फोर्सेस के एक शख्स को मार चुका होता है लगभग। तो वाइस प्रेसिडेंट इसी मुद्दे को लेके कहता है, और जहां तक बंदे की लौटने की बात है, इसमें कोई शक नहीं, एक से एक मारा गया, लेकिन हाँ, एक लौट के भी वापस आया है। वो सैनिक की जो ही बात कर रहे होते हैं, कहानी उसी सैनिक की ओर जाती है जो कि हॉस्पिटल में अभी अभी होश में आता है। हाँ दोस्तों, वाहिद शख्स जो कि रैबिट के जंगल से बच के आया है। इसी सब पर वो महान डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस तलवार के बारे में पूछेगा। तो वह अमीरजादा कहता है, मुझे यकीन है तुम लोग जरूर स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा की ही बात कर रहे होगे। वो भी क्या खूबसूरत दिन थे जब मुझे उसकी पुरानी कहानियां सुनाई जाती थी। असल में इस तलवार का नाम उसके मालिक के बाद रखा गया था। स्पार्टा दरअसल एक डीमन था। ये तब की शतान है जब दोनों दुनिया एक वक्त में एक ही होती थी। वो पहला डीमन था जो कि इंसानों के साथ मिलके डीमंस के ही खिलाफ लड़ा करता था। इसी वजह से स्पार्टा बहुत जल्दी हल का विजेता बन गया। इंसानों को बचाने की जिम्मेदारी उसने अपने जिम्मे दी, जिस वजह से उसने अपनी डीमन शक्तियों का इस्तेमाल करके एक मंत्र फूंका, और उसके नतीजे में दोनों दुनिया के बीच में जंग छिड़ गई थी। और वो जो भी जादू था वो उसने अपनी तलवार के दम से किया, और उसमें उसकी मदद की एक जादुई नेकलेस ने। इस दुनिया को बचाने के चक्कर में उस एम्बुलेट के उसने 2 पीसेस कर दिए ताकि आसानी से उस नेकलेस को कोई ढूंढ ना पाए। ये सुनते सारे उस महान डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वाइस प्रेसिडेंट को फौरन से स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा को दिखाते हुए कहता है कि इसके बीच में एक नेकलेस के एम्बुलेट की फिक्स होने की जगह बनी हुई है। मेरे ख्याल से उसी 2 पीसेस की वजह से दोनों दुनिया आपस में बिछड़ गई और उनके दरमियान में वो दीवार सी बन गई। तो हाँ यार, अब वो रैबिट इसी तरह दोनों पीसेस को वापस जोड़ना चाह रहा है ताकि हेल के दरवाजे इस दुनिया के लिए खुल जाए। वो डॉक्टर अपने मुंह से कबूल करता है कि ये डीमंस की टेक्नोलॉजी हमसे चाहे भले ही पीछे है, लेकिन उनके क्वांटम प्रिंसिपल्स हमसे कई गुना ज्यादा आ गया, और उन तक इस चीज में कीप अप करने के चक्कर में हमें लगभग 1000 साल लग जाएंगे। डॉक्टर बताता है इसी 2 अलग अलग पीसेस की वजह से हमारी दुनिया उनसे अलग हो चुकी है, और अगर किसी ने उस एम्बुलेट के दोनों पीसेस को सही तरीके से जोड़कर तलवार के अंदर लगा दिया तो इस दुनिया को फिर से एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट को पहले ही वार्न करता है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी दुनिया का वहीं पर अंत हो जाएगा, क्योंकि वो डीमंस भी हमारी दुनिया में एंटर कर जाएंगे, जिससे यहाँ तक बाकी डीमंस भी थर थर कांपते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डीमंस। और चाहे भले हम उनके खिलाफ कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो सब के सब उनकी खाक बराबर होगा। हम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ये वही आखिरी लम्हे होंगे जहाँ पे माना जाती है अपने अंत को मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, तो फिर तो ये हम हर हालत में कभी भी नहीं होने देंगे, हमें कुछ भी करके दांते तक पहुंचना ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कहने लगता है, हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रैबिट के पास ऑलरेडी एक हिस्सा पाया जाता है, वो दूसरा हिस्सा हासिल करना चाहता है। तभी यहाँ पर वही सैनिक एंटर करता है जो कि रैबिट की पहुंच से बच के यहाँ पर आ पहुंचा होता है।
सही सलामत। वो बताता है कि जब हम लोग रैबिट के खिलाफ लड़ रहे थे तो रैबिट इंतहाई ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस नेकलेस को पाने के चक्कर में उसने दांते नामी शख्स के पीछे अपने एक डीमन को भेजा था। मगर दांते ने उस डीमन का बहुत बुरा हाल किया और उस डीमन को वहां से अपनी जान बचा के निकलना पड़ा। बाय द वे, इस बंदे का नाम है जे। इतना सब कुछ सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है हमें जल्दी दांते के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी डार्ककॉम हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने दांते को हंट करने के लिए काफी तरह तरह के मर्सनरीज को यहाँ पे इकट्ठा किया होता है। यहाँ पे तरह तरह के मर्सनरी बैठे होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा घमंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनके चेहरे को याद रखेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर करता फिरूं, ये लोग डीमन हंटर नहीं है बल्कि मर्सनरीज है। इनका डीमन से कोई भी वास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ तक इन्होंने तो डीमंस को शायद से देखा तक ना हो। और उसी जगह में यहाँ पे डार्ककॉम की फोर्सेस भी खड़ी होती है ना। दोस्तों, ये लोग है असली डीमन हंटर्स। थोड़ी देर में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी पहुंच जाते हैं और वाते सारे अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे उन्हें नेकलेस की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि आप लोगों को इससे लेके और वापस आना है। तो वो यहाँ पे इस नेकलेस की लोकेशन शेयर करते हुए कहते हैं कि हमारी टीम ने पता लगाया कि नेकलेस इस वक्त यहाँ पर पाया जाता है और इस वक्त जिस बंदे ने उसे अपने गले में लटका रखा है वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है। ये किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में काफी ज्यादा महान माना जाता है। ये जाना जाता है अपनी काबिलियत के दम पर। तो इससे जर्रा भी हल्का लेने की गलती तक मत करना। इससे निपटने के लिए आप लोगों को अपनी पूरी जी जान लगानी होगी और जितना बारूद अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ। तो आगे से एक मर्सनरी बोलता है वैसे इस छपड़ी हीरो का कोई नाम तो होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है हाँ, इसका नाम है दांते। ये बोलते ही वो दांते की तरह तरह की इमेजेस को शेयर करने लगते हैं, पर इसके चेहरे को देख के वो लोग वही करने लगते हैं जिसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें मना किया था। वो उसे हल्के में लेने लगते हैं। वो बोलता है कि छपड़ियों की तरह बाल इसने डाई किए हुए हैं, मेरे ख्याल से हम इसे एक पन से ही सुला डालेंगे। और उन्हीं सारे मर्सनरी के बीच में एक समझदार मर्सनरी भी मौजूद होता है। वो बोलता है कि जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में वो तुम लोगों की बतीसी तोड़ डालेगा। वो बताता है कि मैं एक बार दांते से मिला था प्रोटेक्शन जॉब के चक्कर में, जहाँ पे हमारा पाला किसी गलत ग्रुप से पड़ गया था। उन्होंने मेरे लगभग आधे से ज्यादा साथियों को मार डाला था, पर दांते उनमें से अलग था। दांते अकेले ही और सिंगल हैंडेड ही उनकी पूरी की पूरी फोर्सेस पे भारी पड़ गया। वो अलग ही मिट्टी का बना था, वो लाजवाब था और हसीन भी। उससे जरा भी फर्क ना पड़ा कि उसने अकेले में ही कितने लोगों का सामना किया। फर्क तो इससे पड़ा कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं जिंदा हूँ और यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ उसी के दम पर। उसने मेरी जान बचाई थी। तो वो बोलता है कि मैं तो उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते हुए वो यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जैसे तैसे करके दांते की तस्वीरें ही सभी को दिखाता है। तो सारे के सारे मर्सनरी वही गलती करने लगते हैं जिसका वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें मना किया था। वो दांते जैसे विलन को हल्के में लेने लगते हैं। वो लोग दांते के बालों का कलर देख के उसे चपड़ी बुला रहे होते हैं, जहाँ पे लग रही होता है कि सारे के सारे मर्सनरी एकदम जाहिल है कि उन्हीं के बीच में एक समझदार शख्स को भी हम बैठे हुए देखते हैं, जो कि चाहे भले ही काफी अजीब सी लेकिन समझदारी की बात करते हुए कहता भी है, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा जब वो तुम्हारी बतीसी को अपने हाथ से तोड़ेगा। वो बताता है, वो समझाता है कि एक बार मैं दांते से मिला था प्रोटेक्शन जॉब के चक्कर में, पर हमारी पूरे तरीके से लग गई थी जब हमारा पाला कुछ खतरनाक और बहुत ही गलत लोगों से पड़ गया। उन्होंने लगभग आधे से ज्यादा मेरे साथियों को मार भी गिराया था, लेकिन दांते उनमें से अलग था। दांते अकेले ही और सिंगल हैंडेडली पूरे तरीके से उनके सारे के सारे बंदों पे भारी पड़ गया। वो अलग ही मिट्टी का बना था, वो लाजवाब था और हसीन भी। उससे जर्रा भी फर्क तक ना पड़ा कि उसने अकेले ही कितने सारे लोगों का अकेले में ही सामना किया। फर्क तो इससे पड़ा कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं जिंदा हूँ और यहाँ पे मौजूद हूँ
सिर्फ उसी के दम पर। तो बेवकूफ़ी मत करो, उसके खिलाफ लड़ना ऐसा ही है जैसे अपनी जान खुद देना। ये बोलते हुए वो मर्सनरी यहाँ से जाने ही लगता है कि इसी में वाइस प्रेसिडेंट बोलता है $500,000। हाँ, इतना ही मिलेगा जो कोई भी दांते और उसके एमलेट को यहाँ पे लाएगा। और अगर खुशकिस्मती से अगर तुम लोग उसे जिंदा पकड़ के यहाँ पे ले आए तो बोनस अलग से मिलेगा। ये सुनते सारे वो मर्सनरी काफी खुशी से कहता है, क्या किसी ने बोनस का नाम लिया? ये कहते ही वो अपनी कुर्सी पे दोबारा लौट के बैठ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे सभी को प्लान एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो बंदा तुम लोग इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हो स्क्रीन पर, ये बंदा दांते को जानता है और दांते इससे जानता है। इसी अमीर ज़ादे का इस्तेमाल करके हम दांते का ध्यान भटकाएंगे और तुम लोग इस मौके से फायदा उठाते हुए फौरन से अंदर एंट्री मारोगे और दांते पे टूट पड़ोगे। उन्हीं में से एक और मर्सनरी बोलता है, अगर सब कुछ हमें ही करना है तो ये स्कूल के कपड़ों में नौटंकी फोर्सेस को यहाँ पे क्यों लाए हो? तो वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि असल में ये सैनिक दूर से नजर रखेंगे, तुम लोग दांते को पकड़ने के बाद उसको इनके ही हवाले करोगे। मीटिंग खत्म हो जाती है और जब ये लोग मर्सनरी यहाँ से जाने ही लगते हैं कि इसी के बीच में यहाँ पे लेफ्टिनेंट एक मर्सनरी को रोकते हुए कहती है, मिस्टर हैट तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा प्यारी है। और बस इसी डायलॉग से वो यहाँ पे रुक जाता है और सारे के सारे मर्सनरी कमरा को छोड़ के चले जाते हैं। तो मिस्टर हैट मुस्कुराते हुए कहता है, मुझ पे लाइन मारी हो। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लाइन मारने का तरीका थोड़ा सा वाहियात था। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि मैं पसंद आ गया हूँ? लेफ्टिनेंट यहाँ पे अपनी कैप को नीचे करते हुए कहती है, तुमने हमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे कहा, पर असल में हम लोग एक डीमन हंटर है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि डीमंस को मारना कभी कभार हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से हमें काफी पैंतरे और मेथड्स को बार बार बदलना पड़ता है और उनमें से एक ये भी है। ये बोलते हुए वो से एक एंटी डीमन बुलेट्स दिखाती है। वो बताती है, वह समझाती है कि इंसान के लिए तो ये एक मामूली बुलेट ही है, लेकिन जब ये डीमंस को लगती है तो इससे यहाँ तक डीमंस भी डैमेज लेते हैं। उन्हें इंसानी रूप में पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है, कभी कभार तो हम डीमन हंटर्स भी चकमा खा जाते हैं। ये कहते हुए लेफ्टिनेंट अब धीरे धीरे ही सही अब उसकी और अपने कदमों को जमाने लगती है मेरे भाई लोगों। और उसके एक एक बढ़ते कदमों के साथ ही साथ मिस्टर हैट के पसीने की इंतहा अब बढ़ने लगती है। लेफ्टिनेंट मजीद बोलती है, चाहे भले ही वो इंसानों का रूप तो धार लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ पैर थोड़े से बड़े होते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा अजीब सा होता है, जैसे चाहे वो कितना भी इंसान बनना चाहे वो इंसान कभी नहीं बन सकते। सबसे बढ़ के उनकी आंखें भी थोड़ी अजीब सी होती है, वो कभी कभार इसे छुपाने के लिए चश्मा पहन लेते हैं। उनकी आंखों में एक सूनापन होता है जो कि इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे होते हैं कि वो एक डीमन है। इतना सब कुछ कहने के बाद वो इसके कपड़ों को चीर फाड़ देती है और तभी हम इतने करीबी से देख पाते हैं वो डीमन के निशानात उसके सीने पे मौजूद। वो एक्सपोज हो ही चुका होता है तो वो यहाँ पे अपना असली चेहरा दिखाते हुए यहाँ पे अपने सामने खड़ी लेफ्टिनेंट को इग्नोर करता सीधा जाके वाइस प्रेसिडेंट पे टूट पड़ता है। और हम देख पाते हैं वो इतना ज्यादा करीब पहुंच जाने के बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे जरा भी अपनी पलके तक नहीं चपकाता, क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस वक्त हवा में खड़ी उसे पीछे से पकड़ रखी होती है और बस देखते ही देखते उसी दूसरी दिशा में फेंक कर अपनी एंटी बुलेट से उसका वहीं पर काम तमाम कर देती है। जिन सब के बाद वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे लेफ्टिनेंट आर्कम को शाबाशी देते हैं। देखते ही देखते इस रूम में यहाँ पे मिस्टर जे भी एंट्री मारता है और वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये डार्ककॉम एलीट फोर्स का अब न्यू मेंबर है। कहानी उसी घिटी पिटी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पे दांते रहता होता है और वहीं पर हम प्लान के अकॉर्डिंग उसी अमीरजादे को इस बिल्डिंग में एंटर करता हुआ देखते हैं। दांते आखिर तुम कहाँ पर हो? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। उसे अब लगने ही लगता है कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है कि तभी एक परछाई से निकल के आती है एक बंदूक। वो बंदूक ताड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि दांते होता है। आगे से वो अमीरजादा एंजो उसे अपने ऊपर से गन हटाने के लिए बोलता है। दांते आगे कहता है, अगर दोस्त तू मुझे पुकार रहा है तो मैं हटा भी देता, मगर कमीने कहीं के जो टास्क तूने मुझे दिया था वो असल में एक शेप शिफ्टर डीमन बेबी की चाल थी जो कि मेरा नेकलेस चुराने आया था। मेरे ख्याल से ये बात तू जानता भी था, तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूं। असल में यहाँ पे एंजो को रैबिट ने खुद ही अप्रोच करके ये मिशन दांते को देने के लिए बोला था और इसके लिए उस रैबिट ने यहाँ पे हमारे अमीरजादे को अंधा पैसा भी दिया था। तो हाँ, जैसे कि दांते ने कहा कि शायद से ये बात तुझे मालूम भी थी,
यहाँ पे दांते मजाक नहीं कर रहा। एंजो की अब जैसे जैसे फटी होती है हमें मालूम पड़ता है कि उस पे एक ट्रांसमिशन डिवाइस भी लगी होती है जिसके कारण वो लोग उसे सुन पा रहे होते हैं। यहाँ पे वो अमीर ज्यादा एंजो डर के मारे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे बस एक व्हाइट रैबिट ने अप्रोच किया और ये मिशन तुम्हें देने के लिए बोला। एंजो अपनी जैसे जैसे गिटी पिटी दास्तान बता रहा होता है तब तक ये सारे के सारे मर्सनरी अपनी अपनी लोकेशन पे बैठने लगते हैं। वो सारे के सारे लोग इस वक्त दांते के घर के आसपास मंडला रहे होते हैं। उसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता देखकर और बार बार लगातार बहाने बनाता देखकर दांते उसे माफ कर देता है। दांते उससे पूछता है, चाय लेगा या फिर कॉफी? वैसे तो अब यहाँ पे क्या लेने आया है? उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, उसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन डिवाइस लगा है। दोस्तों ये मैं आप सभी के कान में बता रहा हूँ। वो दांते को बताता है कि मैं तेरी काम की फीस देने आया हूँ। चाहे भले ही वो गिटा पिटा प्लान था उस रैबिट का, लेकिन मुझे नहीं पता जिस वजह से मैं तुम्हारी फीस लौटाने आया हूँ। आखिर अपनी किस्मत तो देखो, एक बच्चे जैसे डीमन से लड़ने के लिए भी तुम्हें कितने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। दांते गुस्से से कहता है, उस साले ने मेरे भाई का रूप दहाड़ लिया था। एंजो बोलता है, मैं जानता हूँ, तेरी फैमिली के बारे में मैंने सुना था। अपन ने दुखती रग पे हाथ ही फेर डाला है ना। दांते आगे बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे काम देते रहना। तुम्हें तो मालूम भी है कि डीमंस को मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा हुआ, तब तक ही जब तक अपन को फर्क नहीं पड़ता। एंजो खुशी से बोलता है, भाई तुम्हें वापस पाके काफी अच्छा लगा और मुझे तो लगा जैसे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। भाई यार मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कभी भी तेरे को धोखा नहीं दूंगा। दांते आगे बोलता है, ओहो अच्छा ये बात है, तो क्या तू मुझे नहीं बताएगा कि बाहर तू अपने साथ कुछ मेहमान भी लाया है? एंजो बोलता है, ओहो अच्छा वो मेहमान, अच्छा यार वो तेरे को मारने आए, सच बोलूंगा इस बार फंसा दिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा, कमान यार हम दोस्त हैं। वो यहाँ पे उसका नेकलेस लेने आए होते हैं तो तभी यहाँ पे दांते को अपनी माँ की याद सताने लगती है, जो कि वो उसे नेकलेस पहनाते हुए कहती है, ये कोई आम नेकलेस नहीं है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ के इसकी हिफाजत करना। एंजो बोलता है, अच्छा समझ गया, तुम्हें अगर नहीं देना तो मत दो। अपुन यहाँ से कल्टी मारता है पर वो जाने ही लगता है कि दांते उसके पीछे गन ताड़ के कहता है, ओए चूतिए, किसने कहा तू यहाँ से जा सकता है? हाँ उतने में ही मर्सनरी की पहली टीम यहाँ पे कांच को तोड़ते हुए अंदर एंट्री मारती है और आते सारे वो देखते हैं कि दांते एक कुर्सी पे मुंह आगे करके बैठा हुआ है। पर जब वो उस कुर्सी में बैठे हुए शख्स के पास जाते हैं वो दांते नहीं होता, बल्कि वो तो एंजो होता है जिसको दांते जैसा रूप करके बिठाया गया होता है। वो ये देख रही होते हैं कि उतने में देखते देखते पीछे से एक बंदा भी उनका गायब हो जाता है। इस घर में काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इसी अंधेरे के मारे हम देख पाते हैं असल में तो दांते इस रूम की दूसरी दिशा पे खड़ा होता है। तो हाँ यार दांते यहाँ पे बाल फूल का सहारा लेके एक जोरदार शॉट से सारे के सारे बालों को इस कमरे में बिखार देता है और सिर्फ उन बिछड़े हुए बालों के दम पर आधे से ज्यादा लोग तो यहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन बॉल्स को दांते ने इतना जोर का मारा होता है, जब वो दीवार से टकराते हैं तो सीधा दीवार के अंदर ही दस जाते हैं मेरे भाई लोगों, जिससे हमें उनकी पावर शॉट का अंदाजा होता है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एक मर्सनरी की टीम कांच को तोड़ते हुए फौरन से दांते के घर में एंट्री मारती है। जहाँ पे आते सारे वो दांते को उनकी तरफ पीट करता एक चेयर पे बैठे हुए देखते हैं। उन लोगों को यहाँ पे आए हुए लगभग एक सेकंड भी नहीं गुजरा होता कि देखते ही देखते दांते उनके एक बंदे को पीछे से ही गायब कर देता है और उनको कानो कान खबर भी नहीं होती। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है। जो चेयर पे बैठा हुआ शख्स वो दांते नहीं बल्कि एंजो होता है। इस रूम में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वो यहाँ पे दांते के बजाय एंजो को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो पूछते भी है कि एंजो दांते कहाँ पर है, और इसी पल में हमें दांते के बारे में दिखाया जाता है जो कि रूम की दूसरी साइड पे अंधेरे में खड़ा होता है। वो यहाँ पे बाल पूल का सहारा लेते हुए एक जानलेवा किस्म की शॉट से सारे के सारे बालों को इस पूरे के पूरे रूम में बिखार देता है। वो एक एक बाल जाके फौरन से उसके आधे से ज्यादा साथियों का काम तो वहीं पर तमाम कर देता है। तो इस मर्सनरी ग्रुप ए का लीडर चिल्लाते हुए सबको फायर करने का ऑर्डर देता है। तो ठीक ऐसा ही सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद दांते के खिलाफ गोलियों की बारिश बरसा देते हैं मेरे भाई लोगों। एक पल में दांते उस कोने में खड़ा होकर उनकी बुलेट्स को डॉज कर रहा होता है कि दूसरे ही पल में वो उनकी ही साइड पे खड़ा होकर उसी जगह पे शूट कर रहा होता है
ये कहते हुए मेरे भाई लोगों, आखिर तुम लोग किसको शूट कर रहे हो? तो इस सब पर उस मर्सनरी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। अब देखते ही देखते दांते यहाँ पे अपनी दोबारा से खतरनाक स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके एक एक चमचे को वहीं पर सुलाता चला जाता है। अब जब खाली उस ग्रुप एक का लीडर ही बाकी होता है, शूट करते करते उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है, लेकिन दांते हाथ नहीं लगता। तो वो यहाँ पे नाइफ पे शिफ्ट करते हुए कहता है दांते को, अगर हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करके दिखा, बुज़दिल कहीं के। तो इन्हीं सब में यहाँ पे उस मर्सनरी को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और दूसरे ही पल में दांते उसके बैंडना को चुरा लेता है। वो मर्सनरी घबराते हुए फौरन से पीछे तेजी से हमला करता है, लेकिन तब तक दांते दोबारा से पलट के उसकी पीठ पीछे आ चुका होता है। ये लम्हा दांते के लिए काफी होता है। दांते उसके ही बैंडना का इस्तेमाल करके उसके हाथ को बांधते हुए एक ही लात से उसका मुंह दीवार के अंदर दसा देता है। इसी सब के बाद वो यहाँ पे एंजो को खोलते हुए कहता है, अब ठीक है, हमारे बीच का हिसाब यहाँ पे चुपता हुआ। दांते यहाँ पे सवाल उठाता है कि आखिर ये लोग मेरे मदर के दिए हुए नेकलेस के पीछे इतने हाथ धो के क्यों पड़े हुए? एंजो रिप्लाई में कहता है, अगर मुझे मालूम होता मैं तुझे पहले ही बता देता। दांते आगे तो कुछ नहीं कहता, बल्कि वो यहाँ पे म्यूजिक को चालू करते हुए कहता है कि एक्शन के साथ थोड़ा म्यूजिक भी तो बनता है। वो लोग बस आते ही होंगे। ये कहने की ही देर होती है कि उधर ही हम देख पाते हैं कैसे बाकी फोर्सेस सीढ़ियां ऊपर चलते हुए दांते की ओर बढ़ रही होती है। तो उन्हीं में से एक बोलता भी है, वैसे कहना पड़ेगा कि चपड़ी होने के नाते उसका म्यूजिक का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। सारे लोगों में वहाँ पे वो भी मौजूद होता है जो कि एक बार पहले भी दांते से मिल चुका है, जिसका जिक्र मैंने एपिसोड 2 में किया भी था। उनके अंदर आने से पहले इस वक्त दांते म्यूजिक के साथ म्यूजिक बन के ही झूम रहा होता है और लहरा रहा होता है। बाकी मर्सनरी के भी अंदर आते ही यहाँ पे दांते उनका स्वागत एक बहुत बड़े आयरन रॉड से करता है, जो कि सीधा जाके उसी बड़े से कद वाले शख्स पे लगता है। उतने में यहाँ पे दूसरी साइड से और मर्सनरी भी एंटर करने लगते हैं, लेकिन दांते एक एक का खुले दिल से स्वागत करता है और बस देखते ही देखते वो काफी खूबसूरती से उनके काम को वहीं पर तमाम भी करता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, इतने बुरे तरीके से पिटने के बावजूद भी वो अभी भी दांते की नेकलेस की ओर अपने हाथों को बढ़ाते चले जा रहे होते हैं। मेरे भाई लोगों, दांते जो ही लास्ट मर्सनरी का काम तमाम करता ही है कि उसके पीछे से दूसरा मर्सनरी निकलता है। वो तब तक दांते के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। दांते को पता भी नहीं था कि वो इसी मर्सनरी के पीछे छुपा था और इसी में बूम वो अपनी शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए दांते के पेट में छेद कर देता है। उसकी बुलेट दांते के आर पार होते हुए फौरन से म्यूजिक को भी जाके लगती है और म्यूजिक भी बंद हो जाता है। मतलब कि पार्टी यहाँ पर खत्म हो गई। वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है क्योंकि वो वही मर्सनरी है कि सारे के सारे लोगों में से उसी ने दांते का काम तमाम किया। पर ट्विस्ट तो यहाँ पे आता है कि देखते ही देखते दांते के जख्म अपने आप ही बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो पूछता भी है, ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम कैसे खुद को हील कर पा रहे हो? तो दांते बोलता है, हाँ जानता हूँ, काफी हैरानगी की बात है, हाँ ना? इसी काबिलियत की वजह से मेरी माँ भी मुझे सुपर हीरो बुलाया करती थी, लेकिन शायद से उन्हें ये नहीं पता कि सुपर हीरो के बजाय मुझे विलन बनना काफी ज्यादा पसंद है। देखते ही देखते दांते यहाँ पे राइट अपरकट का इस्तेमाल करते हुए उसका काम तमाम कर देता है। ये सारी की सारी फाइट डार्क कॉम दांते के घर से बस थोड़ी दूरी पे ही अपनी वैन के अंदर बैठ के सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अपनी वार व्हीकल में बैठे ये देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि दांते अपने आप ही हील कैसे हुआ, और इसका जवाब यहाँ तक उस महान डॉक्टर के पास भी नहीं होता। तो डार्क कॉम का एक डीमन हंटर कहने लगता है, वैसे तो मुझे यकीन नहीं आता ये चपड़ी हीरो हमारी दुनिया को बचाने वाले नेकलेस को एक एंटीक पीस की तरह अपने गले पे लगाए घूमता फिरता है। अगर ये बड़वा इतनी आसानी से हमारी दुनिया में घूम रहा है तो मेरा मानना है कि डीमन स्पार्डा भी इंसानों में ही रहता होगा, है ना? तो हाँ यार, वहीं पर हम लिeutenant को भी देख पाते हैं जो कि ये सब कुछ एक दूरबीन के कारण दांते पे नजर रख के बैठी हुई थी। वो यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके उनसे कम्युनिकेट कर रही थी और वो डीमन स्पार्डा के बारे में सुनकर बोलती भी है। जहाँ तक डीमन स्पार्डा की बात है, स्पार्डा डीमन वाहिद एक ऐसा अकेला डीमन है जिसको हम इंसान ना ही मारे तो इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि उसको मारना इसके ही बराबर है जैसे अपनी इंसानियत को खुद अपने हाथ से ही खत्म करना है। वो ये बोलते हुए डीमन स्पार्डा की कहानी सुनाने लगती है। वो एक बहुत ज्यादा काबिल डीमन नाइट था, एक महान योद्धा। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस दौरान वो डीमन किंग का दायां हाथ था, मतलब कि
राइट हैंड डीमन किंग मंडस डीमन स्पार्डा पे काफी ज्यादा भरोसा करता था। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात है, लगभग 2000 साल पहले की, जब हेल और हमारी दुनिया के बीच में कोई दीवार नहीं होती थी। मतलब कि हम एक ही दुनिया में रहा करते थे। तो इसी वजह से जो जालिम डीमन किंग मंडस था वो चाहता था कि वो हम इंसानों को भी गुलाम बना दे, बिल्कुल डीमंस की तरह ही। पर ये सारी की सारी तबाही और मारपीट और ये जुल्म इंसानियत के खिलाफ डीमन स्पार्डा को पसंद नहीं आया। तो उसने डीमन किंग मंडस के खिलाफ ही बगावत कर दी और अपने ही साथियों की जान को नोच डाला। चाहे भले ही डीमन स्पार्डा इंतहाई ज्यादा खतरनाक डीमन था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो भी डीमन किंग मंडस के खिलाफ जाए और जीत के वापस भी लौट पाए। तो इंसानों को बचाने के चक्कर में उसने डीमन की दुनिया जो कि एक हेल है और हमारी दुनिया जो कि इंसानियत की दुनिया है, उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और खुद वो इंसानों के बीच में ही रहने लगा। तो अगर इस कहानी में जर्रा सी भी कोई सच्चाई छुपी पड़ी है तो हमारा दांते भी लगभग कोई इसी टाइप का डीमन ही है। उसने दांते का जिक्र किया तो कहानी पलट के दांते की ओर जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं वो कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते एक एक मर्सनरी का काम वहीं पर तमाम कर रहा होता है। उनके खिलाफ जाते हुए दांते ने इस बात को यकीनी बनाया होता है कि वो सिर्फ उनको बेहोश करे, ना कि उनकी जान को अपने हाथ से नोच डाले। सारे लोगों में अब हम उसी बड़े शख्स वाले को देखते हैं जिसको जो ही होश आती है वो दांते से कन्फेस करते हुए कहता भी है, दांते कहीं तुम मुझे भूले तो नहीं। तो दांते मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए कहता है, 1 मिनट मुझे जरा सोचने दो। 7 फीट की लंबाई, चेहरा ऐसे जैसे कि पाइनएप्पल को दाढ़ी आ गई हो। ऑफ कोर्स तो जैसी बुरी शक्ल को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरा नाम तो आर्नी है ना, जिसका नीचे भी काफी ज्यादा मोटा है। चलो नीचे नहीं जाते क्योंकि बात तो फिर हरेस की आती है। तो बताओ आर्नी, यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? आर्नी यहाँ पे कहने लगता है, चूंकि दांते में और तुम एक तरह से दोस्त है तो मैं तुम्हारे खिलाफ जाना नहीं चाहता। देखो तुम्हारे नेकलेस पे बहुत बड़ी बाउंटी लगी है, अगर तुम और मैं इसे एक साथ ले जाए तो इनाम हम आपस में बराबर का बांट लेंगे। दांते यहाँ पे जोरदार तरीके से चिल्लाते हुए कहता है, चलो इस बार कोई डंक का तो ऑफर मिला। जो कि ये सब कुछ वो जानबूझ के एंजो को बोला था जो कि डेस्क के नीचे छुपा बैठा था। दांते मजीद कहता है, देखो आर्नी, ऑफर काफी अच्छा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आर्नी यहाँ पे दोबारा से दांते की ओर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है दांते, जैसा तुम चाहो। मैंने जैसे कि बोला, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, एक पुराने दोस्त होने की हैसियत से। दांते एक पल में उससे हाथ ही मिलाता है कि यहाँ पे आर्नी अपनी असलियत दिखाते हुए अपने 1.5 किलो वाले हाथ से हमारे दांते पे टूट पड़ता है। पर चाहे भले ही उसका हाथ दांते के मुंह से चाहे भले ही बड़ा होता है, वो काफी बड़े ऊंचे कद का मालिक होता भी है, मगर दांते तो दांते वो उसके आने वाले बूसे को सब अपने एक ही हाथ के दम पर वहीं पर रोक देता है। और बस यहाँ पे पलके चपकाने की ही देर होती है कि हम दांते के खतरनाक किस्म के पंच को यहाँ पे उल्टा आर्नी के मुंह पे देखते हैं, जिस पंच में इतनी बड़ी ताकत छुपी होती है कि आर्नी फौरन से जाके दीवार के अंदर धंस जाता है। तो हाँ यार, इसी के साथ दांते सारे के सारे हायर्ड मर्सनरी का काम तमाम कर चुका है। अब जो बाकी वो सिर्फ और सिर्फ डार्क कॉम की फोर्सेस ही है। कहानी डार्क कॉम की फोर्सेस पे जाती है। वहीं पर हम मिस्टर जे को देखते हैं जो कि अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर को देख रहा होता है। वहीं पर उसकी बगल में मौजूद निंजा यहाँ पर उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारी फैमिली है? मिस्टर जे बताता है कि ये सब कुछ काफी जल्दी में किया गया है, अगर मुझे और वक्त मिलता तो मैं कभी भी इस काम के लिए हाँ ना करता, क्योंकि मेरा फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। लेफ्टिनेंट कम्युनिकेट करते हुए कहती है कि सारे के सारे मर्सनरी का काम तमाम कर चुका है वो, अब मैं अंदर जाती हूँ। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इसके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी भी है जो कि इससे कई गुना ज्यादा डेडली बनाती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इंसान कभी भी डीमन से नहीं जीत सकता तो ये तो सब आप लोगों की भूल है। मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा रेजिडेंट ईवल के हीरो लियोन एस कैनेडी से। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि ये बंदा तो दूसरे शो का हीरो है, आखिर इसका इस सीरीज से क्या ही ताल्लुक है, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो है। जैसे कि हमें रेजिडेंट ईवल में रैकून सिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक वैसे ही रैकून सिटी का जिक्र इस डेविल में क्राई में भी किया जाता है। और अगर मैं आप सभी को एक मजेदार बात बताऊं तो जो हमारा दांते जो है वो असल में दांते था ही नहीं बल्कि लियोन एस कैनेडी ही था। अब मेरा इस बात से क्या मतलब है, ये आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, तो जाके सर्च करो और इसका जवाब ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो यार, इसी के साथ हमारी वाली वीडियो यहाँ पर खत्म होती है।
तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर दांते अकेले ही सारे के सारे मर्सनरी पे जैसे तैसे करके बाड़ी पर रही होता है। तो लिeutenant ये सब देखकर अंदर जाने का फैसला करती है, जहां पर वो अपने पावर जेट का इस्तेमाल करते हुए फौरन से दांते की बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। दांते उसे देखकर ही आसपास की चीजों को उसकी ओर फेंकने लगता है, लेकिन यहाँ पे लिeutenant बाकी मर्सनरी को एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर लेती है। और बस इसी मौके से फायदा उठाते हुए वो यहाँ पे फौरन से दांते के खिलाफ अपनी जिपर लाइन का यूज करती है, जो कि चाहे भले ही दांते काफी करीबी से डॉज तो करता है, मगर वो जिपर लाइन दांते के गले पे एक स्क्रैच डाल देता है। दांते जो देखकर बोलता भी है, अरे वाह तुम्हारा निशाना तो इतना भी बुरा नहीं है। लिeutenant आगे से इस बात से पूरे तरीके से सहमत होती है कि हाँ मेरे निशाने वाकई में इतने बुरे नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद ही तब कहीं जाके दांते को एहसास होता है कि हाँ यार वो दांते के बजाय उसके नेकलेस पे वार कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी रही है। लिeutenant टारगेट को अचीव करते ही फौरन से स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके यहाँ से खिसकने की करती है। वहीं पर हम लिeutenant को देख पाते हैं जो कि कैसे बिल्डिंग से छलांगे लगा कर जा रही होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो दांते को अपने पीछे नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद से वो दांते से काफी दूर आ चुकी है कि पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि अगले ही लम्हे में वो दांते को बिल्कुल अपने पास में ही पाती है। देखते ही देखते इनके बीच में एक दमदार किस्म का बुलेट्स का क्लैश देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों की बुलेट्स एक दूसरे पे जख्म का निशान छोड़ के काफी करीबी से गुजर रही होती है। पर दांते को क्या मालूम यहाँ पे जो लिeutenant है उसके खिलाफ गोलियां का इस्तेमाल कर रही है वो असल में एक एक्सप्लोसिव एंटी डीमन बुलेट होती है, जिस वजह से वह हमारे दांते के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते सारी फौरन से वहीं पे ब्लास्ट कर जाती है। ये सब देख के अब लिeutenant का शक यहाँ पे फौरन से यकीन में बदल जाता है कि दांते एक डीमन है, वरना तो ये बुलेट उस पे काम ही ना करती। और अब वक्त आ गया है कि इस पर्दे को वहीं पर फाश कर दिया जाए। तो यार दांते को एक्सपोज करने के लिए वो फौरन से उसके कपड़े जैसे ही फाड़ती है कि वो डीमन है या फिर नहीं। ये देख के यहाँ तक लिeutenant के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दांते के जिस्म पे कोई भी डेमोनिक निशान नहीं होते। उसे इतना ज्यादा हैरान देखकर दांते बोलता भी है, अरे हाँ यार मैं जानता हूँ मेरी बॉडी काफी ज्यादा खास है, अगर तुम वैसे ही देखना चाहती थी तो तुम बता भी सकती थी, इसके लिए कपड़े फाड़ने की क्या ही जरूरत थी। तो लिeutenant अब आगे से इसी बात से मुखातिब होकर बोलती है, अगर ये सच नहीं है तो फिर तुम आधे इंसान हो और आधे डीमन हो। और ये सुनकर दांते यहाँ से सभी चीजों से इनकार करते हुए कहता है कि मैं डीमन नहीं हूँ, और ऊपर से मैंने आज तक इतने ज्यादा डीमंस मारे हैं कि तुमने उतने डीमंस की कभी गिनती भी नहीं गिनी होगी। वो आगे बोलने ही लगती है, मगर दांते अब उसकी एक भी ना सुनता। वो फौरन से यहाँ पे अपने ब्लेड को लहराते हुए उसके वेपन के 2 टुकड़े कर देता है। लिeutenant यहाँ पे फौरन से दांते को स्किल को समझ लेती है कि अगर ये लड़की उसके थोड़ी देर और भी ज्यादा करीब रहेगी तो दांते उस पे भारी पड़ जाएगा। इसी वजह से लिeutenant यहाँ पे फौरन से दूरी बनाते हुए यहाँ से भागने की करती है। लिeutenant समझ जाती है अगर उसने दांते को हराना है तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ अपने हाई इक्विप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिeutenant यहाँ पे भागते भागते एक पाइप का सहारा लेके फौरन से नीचे स्लाइड करने लगती है। और अब दांते की बस हो चुकी थी, वो फौरन से उसी पाइप पे शूट करता है, जिस वजह से लिeutenant का संतुलन बिगड़ता है। और अब जैसे वो आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पे गिरने लगती है कि यहाँ पे दांते फौरन से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तब और फिर तभी दांते उसे दीवार से टिका के बोलता है, अब वक्त आ गया कि तुम मेरे सवालात का जवाब दो। ना दोस्तों, मैं आप सभी को क्लियर करता फिरूं, अगर दांते चाहता तो वो यहाँ पे लिeutenant की जान भी ले सकता था, लेकिन ये गलती अब दांते की उस पे आगे चल के बाड़ी भी पड़ेगी। खैर यार, दांते उससे पूछता भी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक डीमन हूँ? ये बोलते हुए दांते यहाँ पे अपने नेकलेस को वापस रिट्रीव करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे नेकलेस से क्या मांगते हो? ना अब जैसे कि मैंने बोला कि दांते अगर चाहता वो उसका काम तमाम कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब दांते के नरम पड़ने की वजह से वो लड़की यहाँ पे इसी मौके से फायदा उठाते हुए अपने आप को दांते की पकड़ से छुड़ा देती है। और पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब हमें मालूम पड़ता है कि लिeutenant ने दांते को धोखा देने के लिए असल में एक गन्नेट को नेकलेस में बदला हुआ था। अब जैसे ही वो गन्नेट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है, वो फौरन से वहीं पे एक्सप्लोड कर देता है। तो अब एक बार फिर से नेकलेस के साथ लिeutenant अब यहाँ से निकलने की करती है, जबकि इतने बड़े
बड़े एक्सप्लोजन के बावजूद भी हम देख पाते हैं कि दांते को घंटा कुछ नहीं हुआ था। दांते जब लेफ्टिनेंट का पीछा कर रही होता है कि इसी में उसे एक दरवाजे के अंदर से कुछ हलचल की आवाजें सुनाई देती है। दांते फौरन से दरवाजे को लात मारते हुए अंदर घुसता है, पर अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड को पाता है। और फिर तभी पीछे से चकमा देते हुए आती है कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट। वो यहाँ पे उसके खिलाफ शॉक बुलेट का यूज करती है और इसी शॉक बुलेट का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे दांते को पैरालाइज कर देती है। और कहानी तो यहाँ पर भी आके खत्म नहीं होती। लेफ्टिनेंट यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म का ड्रग भी हमारे दांते की गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। लेफ्टिनेंट यहाँ पर उससे इतना भी एक्सप्लेन करती है कि जब तुम दरवाजे को लात मारते हुए आए तुम्हें पता है कि तुम खुद किसके अंदर घुस चले आए। ये उसके बोलते ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में ये एक वार ट्रक होता है जिसके अंदर उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके हमारे दांते को ट्रैप कर डाला। ना दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताता चलूं, चाहे भले ही दांते उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस लड़की ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दांते पर बाड़ी पड़ गई। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं, लेफ्टिनेंट मैरी ने जब दांते को ड्रग दिया था तो इसी ड्रग के कारण उसने दांते की गर्दन के अंदर एक मिनी बॉम्ब को इंस्टॉल कर दिया है। इसका ये मतलब है अगर दांते उससे 1 मील की दूरी पे जाएगा तो वो बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा। इससे पहले कहानी आगे भी बढ़ती कि यहाँ पे हमें लेफ्टिनेंट मैरी का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी तरह तरह की डिमोनिक फिल्म्स देखने की वजह से मैरी के अंदर शुरू से ये शौक था कि वो डीमंस का खात्मा करके इंसानियत को बचाना चाहती है। और अगर हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैरी का फादर काफी ज्यादा सक्सेसफुल आदमी होता है अपने लाइफ में और अपनी करियर में। वो एक काफी ज्यादा अच्छा स्कॉलर होता है जो कि एंशिएंट मैजिक वगैरह पे ऑलरेडी रिसर्च भी करता होता है। तो इसी तरह मूवी से फारिग हो जाने के बाद जब ये लोग ट्रेन लेके घर जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर उनका पीछा एक अनजान शख्स करने लगता है। और पैरों तले जमीन तो तक सकती है कि वो अनजान शख्स असल में इंसान तो होता ही नहीं है बल्कि एक डीमन होता है। जो सब देख के मैरी के फादर और मदर काफी ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से निकलने की ही करते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कि मैरी काफी ज्यादा अपसेस्ड होती है डीमंस को मारने के लिए, जिस वजह से वो यहीं पे रुक कर कहती है कि आओ डीमन, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। और वो डीमन जैसे जैसे उन पर टूट ही पड़ता है। वो यहाँ पे सबसे पहले मैरी को टारगेट करता है क्योंकि वही उसके रास्ते में आ रही थी। ये सब देख के उसका फादर इस कदर डर जाता है और उसे अपनी जान के इस कदर लाले पड़े होते हैं कि वो डर के मारे अपनी जगह से हिल भी ना पाता और मैरी को बचाने के लिए उसकी मदर को आगे आना पड़ता है। पर इससे पहले वो डीमन मैरी की जान को नोच भी पाता कि अचानक से एक ट्रेन बीच में से गुजरती है और वो इस डीमन को वहीं पे उड़ा के फेंकती है। मैरी की फैमिली जब ये जाके पुलिस को रिपोर्ट करती है तो कोई भी उसकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए और सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो अपनी जॉब को क्विट करके सिर्फ और सिर्फ इन डीमंस की पावर को अपनाने के लिए रिसर्च शुरू कर देता है। उसके रवैये में भी काफी ज्यादा बदलाव हो जाते हैं। मैरी की मदर उस पे चिल्लाने भी लगती है कि तुम ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मैरी की मदर ऑलरेडी अंदर ही अंदर से अब कहीं ना कहीं उसके फादर को कसूरवार ठहराती होती है जब वो डीमन उनकी बेटी पे टूट आया था और उसके फादर ने डर के मारे कुछ भी नहीं किया था। और उसका फादर इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो काफी ज्यादा पावर को लेके obsessed हो गया होता है। वो बोलता भी है कि डीमंस अब हमारी दुनिया में एंटर कर रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा और वो मैं हूँ। और इसी छोटे से पास्ट के बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ये लोग अब अपनी वॉर मशीन में दांते को बंद करके वापस अपने हेडक्वार्टर ले जाने लगते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग लेफ्टिनेंट मैरी को एक अनजान किस्म की प्रोटोटाइप वेपन भी देते हैं, जिसकी ये खासियत होती है कि वो अपने यूजर के हाथ में खुद ही उड़ के चली जाती है। वहीं पर हम उसी वार ट्रक में दांते और एंजो को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। आगे से एंजो पूछता भी है कि मैंने तो सब किया जो तुमने कहा, आखिर मुझे क्यों बांध रखा है। ये सुनकर दांते बोलता भी है कि तेरी दूसरी सिपाही तो पहली वाली सिपाही से भी ज्यादा बेकार निकली जिससे हम रैकून सिटी में मिले थे ना। दोस्तों अब यहाँ पर इस बात को गौर करो, उसने रैकून सिटी का जिक्र किया जो कि रेजिडेंट ईवल में हमें रैकून सिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर उसने मैरी लेफ्टिनेंट के लिए दूसरी सिपाही का वर्ड यूज किया है। मेरे ख्याल से पहली बारी में वो एडा वोंग से मिला था, जिसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल डोमिनेंट टाइप की है, तो इसी वजह से उसका एक्सपीरियंस दोनों लड़कियों के साथ काफी ज्यादा बेकार गया। और मैं क्लियर करता फिरूं, एडा वोंग के साथ हमारे दांते का मिलना ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक फैन थ्योरी ही है, और इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना चहेता एनिमे
रैंक। और अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दांते रैकून सिटी गया था और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक और डोमिनेंट वाली लड़की से हुई थी। अब वो लड़की कौन है ये तो हमें सीरीज में नहीं बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो रेजिडेंट ईवल में से एडा वोंग थी। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लेफ्टिनेंट मैरी और उसकी टीम दांते को सक्सेसफुली कैप्चर करने के बाद उसे अपने डार्क कॉम हेडक्वार्टर में ले जाने लगते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इनके साथ ईवन के डॉक्टर भी आया था, वो इसलिए ताकि वो वक्त पे एम्बुलेंट को लेने के बाद उस पर रिसर्च को वहीं पर जारी कर सके, जो कि वो करता भी है। हम देख पाते हैं डॉक्टर ने ऑलरेडी अपनी रिसर्च को स्टार्ट भी कर दिया होता है दांते के नेकलेस पर। उस नेकलेस पर स्टडी करते दौरान वो बोलता भी है जैसे कि हमने सोचा था ये वही सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है जिससे मिलकर क्वांटम का आधा हिस्सा बनता है, और अगर इस नेकलेस के दूसरे हिस्से को ढूंढकर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो हेल में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसी बात पर गीजी कहने लगता है अगर यही चीज हमारी दुनिया को उन शैतानों की दुनिया के साथ मिलाती है तो इसे तोड़ देना यहाँ पर ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो डॉक्टर इस पर बोलता है इसे तोड़ना एक तरह से बेवकूफी ही माना जाएगा क्योंकि ये एम्बुलेंट इसी सिग्नल की बेस पे तो उन शैतानों और हमारे बीच में दीवार को बनाए रख रहा है। अगर ये टूट गए तो दीवार खुद टूट जाएगी। अब कहानी अगले वाले वार ट्रक पे जाती है जहाँ पे प्रोटोटाइप हैंडकफ का इस्तेमाल करके दांते को बांध कर रखा होता है। और मैं ये भी पहले ही बता दूं इस वार ट्रक के अंदर इतना ज्यादा बारूद पड़ा हुआ है कि वो अपने कैदियों को अंदर भी खत्म कर सकते हैं। दांते बाहर जाने के रास्ते सोच रही होता है कि इसी बीच में उसकी नजर अपने बूट की बेल्ट पे पड़ती है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जबकि लेफ्टिनेंट को तो ये मानना होता है कि दांते की गर्दन के अंदर उसने ऑलरेडी एक मिनी बॉम्ब को इंस्टॉल कर रखा है। तो दांते अगर यहाँ से भाग कर निकल भी गया तो 1 मील की दूरी पर जाते सारे वो बॉम्ब अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा, जिसके कारण दांते का सर वहीं पे फट जाएगा और दांते हील भी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से लेफ्टिनेंट को यहाँ पे ज्यादा दांते के बारे में चिंता नहीं होती, जबकि अंदर ही हम देख पाते हैं दांते और एंजो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इवन के एंजो हमारे दांते की बूट की बेल्ट का इस्तेमाल करके अपने आप के हाथ खोल भी देता है। अब बारी होती है सिर्फ और सिर्फ दांते की। अब कहानी दूसरे वार ट्रक के अंदर डॉक्टर पे जाती है जहाँ पे डॉक्टर कुछ अजीबोगरीब किस्म के सिग्नल्स ट्रांसमीटर से नोटिस करता है, जो देख के डॉक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता भी है ये सिग्नल्स तो ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि इस एम्बुलेंट का दूसरा आधा हिस्सा हमारे करीबी में ही हो ना। दोस्तों डॉक्टर ने यहाँ पर काफी बड़ी बात कर दी है, जिसका ये मतलब है कि एम्बुलेंट का उस नेकलेस का आधा हिस्सा उनके करीबी में ही है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे लेफ्टिनेंट मिस्टर जे से पूछ रही होती है कि तुम रैबिट के जंगल से कैसे बच निकले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट के एक सवाल से ही मिस्टर जे को पसीना आने लगता है और उसके पास इन बातों का जैसे कि अब जवाब ही ना हो। जबकि पीछे अगर हम अपने नमूनों को देखें तो एंजो को छुड़ाने के बाद यहाँ पर बारी आती है अब दांते की। तो ठीक अब जैसे तैसे बस दांते भी अपने हाथों को छुड़वाने ही लगता है कि इसी बीच में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑन स्क्रीन आकर दांते से बातचीत शुरू कर देता है। वो यहाँ पर सबसे पहले दांते की फैमिली का टॉपिक छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी मदर और तुम्हारा भाई वर्जिल वो दोनों के दोनों डीमन के हाथों मारे गए, क्या ये बात सच है? तो दांते आगे से इसके जवाब में हाँ ही बोलता है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर दांते के फादर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसे हुआ करते थे। दांते कहने लगता है मैं उनके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का मानना होता है कि दांते का फादर एक डीमन था, तभी तो दांते एक हाफ डीमन है और हाफ ह्यूमन है। वो यहाँ पर दांते पे भरोसा रखते हुए कहता है कि मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि डीमंस भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम दांते अगर तुम चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। पर लेफ्टिनेंट यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट बुरा मत मानना, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस शख्स के वजूद में डीमन का खून की एक बूंद भी शामिल हो वो कभी भी इंसान हो ही नहीं सकता, ये दरिंदा है। तो आगे से वाइस प्रेसिडेंट बोलता भी है कि तुमने तो खुद दांते के साथ लड़ा भी है और तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी की बेस पे हराया है। तो सोचो अगर दांते हमारे साथ
साथ मिल जाता है तो इस डीमन और इंसान की जंग में हम जीत सकते हैं। तो यार यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट गॉड पे कुछ ज्यादा ही बिलीव रखते होते हैं। वो बोलते भी है अगर गॉड ना चाहता कि हम दांते की पावर का इस्तेमाल करें तो वो हमें उससे मिलाता ही नहीं। दोस्तों इसी तरह बातें तो चलती जा रही होती है कि थोड़े से आगे बढ़ने के बाद अचानक से रोड बंद हो जाता है। तो मिस्टर जे अपने ट्रक से उतरते हुए कहता है कि मैं आगे देख कर आता हूँ। मैं पहले ही बता दूं, मिस्टर जे इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा देखता है जिससे वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब आसपास बिल्डिंग में काफी ज्यादा धमाके फटने लगते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फौरन से नीचे गिरती है और वो रोड को दो हिस्सों में बांट देती है। हाँ दोस्तों आपने ठीक सुना, यहाँ पे डार्क कॉम की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है और इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना चहेता रैबिट होता है। रैबिट यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए इन वार ट्रक्स को उल्टा देता है और ये सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट अपनी स्क्रीन के पीछे बैठ के देख रहा होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता भी है कि एम्बुलेंट की हिफाजत करो। खैर यार उस रॉकेट लॉन्चर वाले हमले के बावजूद भी हम देख पाते हैं हर एक डार्क कॉम का मेंबर सेफ होता है। वो इसलिए क्योंकि ये वार ट्रक काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, वो किसी भी किस्म के इम्पैक्ट को आसानी से झेल सकते हैं। हाँ दोस्तों सारे के सारे एकदम ठीक होते हैं सिवाय किंग को छोड़ के। किंग की टांग में जख्म हो गया होता है। उधर ही हम मिस्टर जे को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाते हुए कहता है कि एम्बुलेंट को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपने पास सेफ रखूंगा। जबकि बाहर हम देख पाते हैं कि रैबिट के साथ ही साथ उसकी 5 डीमन की और सेना भी पहुंच जाती है। इवन कि उसमें वो बेबी डीमन भी शामिल होता है। तो यहाँ पे सारे डीमंस के बीच में नागा ही वो वाहिद पहली डीमन होती है जो कि देखते ही देखते लेफ्टिनेंट मैरी पे टूट पड़ती है। तो हाँ एक तरफ लेफ्टिनेंट मैरी इनके खिलाफ लड़ी होती है तो हमें दूसरी ओर भी दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग के गिरने की वजह से ये दोनों की दोनों टीम्स आपस में स्प्लिट अप हो चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी टीम का सामना इस समय में रैबिट के खिलाफ हो रहा है। रैबिट बोलता भी है कि तुम सबका दिलों की गहराइयों से शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा कि तुम लोग मेरे एम्बुलेंट को खुद ही उठा के मेरे पास ही चले आए। वो यहाँ पे सारे के सारे रैबिट को देखते सारी उस पे ओपन फायर कर डालते हैं, मगर रैबिट हर बाड़ी की तरह आसानी से उनकी बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है और इसी डिफ्लेक्शन की बुलेट जब वापस लौट के जाती है तो वो यहाँ पे डीमन हंटर के एक साथी को भी मार देती है। कोबरा फिक्रमंदी से दोबारा से शूट करता है लेकिन इस बार भी उसके शूट करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चाहे भले ही वो बुलेट तो रैबिट को लगती है लेकिन रैबिट भी हील हो सकता होता है, जो देख के तो कोबरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यहाँ तक एंटी डीमन बुलेट का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब देखते ही देखते रैबिट अपनी सोर्ड को लहराता ही है कि उसी सोर्ड ऑफ स्पार्डा के दम पर हम एक बहुत बड़ी तबाही को देख पाते हैं। हाँ दोस्तों ठीक सुना, सब उसके एक वार से ही हम देख पाते हैं सारे के सारे डीमन हंटर्स वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और कुछ तो मारे जाते हैं। तब और फिर तभी यहाँ पे रैबिट फौरन से उसी ट्रक के अंदर एंटर करता है जहाँ पे डॉक्टर एम्बुलेंट को लेके खड़ा होता है। उसके साथ मिस्टर जे भी मौजूद होता है। इवन कि हम देख पाते हैं जिस मॉनिटर से वाइस प्रेसिडेंट देख रहा होता है तो रैबिट वहाँ के सारे कनेक्शंस को भी खत्म कर देता है। तो यार हैरानगी की तो बात ये होती है जैसे वो सारे के सारे कनेक्शंस को यहाँ पे काटता ही है। इसके चलते ही मिस्टर जे यहाँ पे फौरन से वक्त गवाए बिना ही वो एम्बुलेंट को यहाँ पे रैबिट के हवाले कर देता है। हमें मालूम पड़ता है कि रैबिट ने एक ही शर्त पे मिस्टर जे को जिंदा छोड़ा होता है और वो शर्त ये होती है कि वो रैबिट को उस एम्बुलेंट को पाने में मदद करेगा, जो कि उसने किया भी। हमें इवन कि ये भी रिवील किया जाता है कि मिस्टर जे अपनी बात पे पूरा उतरे, इसके लिए रैबिट ने उसकी बेटी को भी बंदी बना रखा हुआ है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के चमचे वाइस प्रेसिडेंट के पास आकर बोलते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, हमें आपको महफूज जगह पे ले जाना होगा। पर मैं पहले ही बता दूं इनकी भी आंखें यहाँ तक चमक रही होती है, इसका ये मतलब है कि ये लोग भी रैबिट के चमचे ही है। कहानी लेफ्टिनेंट मैरी पे जाती है जो कि चाहे भले उनके खिलाफ अच्छा तो लड़ रही होती है, मगर वो डीमंस नंबर में ज्यादा होने की वजह से लेफ्टिनेंट मैरी पे अब बाड़ी पड़ रहे होते हैं। एक लम्हे के लिए हमें दोबारा से रैबिट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे रैबिट एम्बुलेंट के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ता ही है। तो उस एम्बुलेंट के अंदर से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। इससे हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि नेकलेस का एक हिस्सा ऑलरेडी रैबिट के पास मौजूद था, जो कि मैं ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। अब इसके पास ऑलरेडी पहले से आधा हिस्सा क्या कर रहा है वो तो हम आगे चल के ही सीरीज में जानेंगे। खैर यार डॉक्टर अब फिक्रमंदी से कहता है कि सोर्ड और स्पार्डा भी अब इसके पास है और साथ ही साथ
पूरा कंप्लीट एम्बुलेंट भी। अब बस इसने इस एम्बुलेंट को इस स्वॉर्ड में फिक्स करने की देर है कि ये दुनिया आपस में हेल के साथ जुड़ जाएगी। मगर डॉक्टर थोड़ी हैरानगी से पूछता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय तुम इससे उल्टा गले में पहन रहे हो। पर इतने महान डॉक्टर के मुंह से यह सब सुन के यहाँ पर रैबिट थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। वो बोलता भी है कि मिस्टर डॉक्टर, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। पर ये रैबिट की कहने की ही देर होती है। डॉक्टर यहाँ पे फौरन से समझ जाता है कि रैबिट का यहाँ पर क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इस एम्बुलेंट को अभी भी एक चाबी की जरूरत है, एक ऐसी चाबी की जो इस एम्बुलेंट को इस बात का एहसास दिलवाए कि तुम अपने मालिक के पास ही मौजूद हो। तो इसी बात से सहमत होकर रैबिट बोलने भी लगता है, ये हुई ना बात, तुम इतने महान डॉक्टर हो, अगली बार ऐसी गलती मत करना। अफसोस तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर ही चलता है। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो, मैं तुम्हें एक परफेक्ट दुनिया दूंगा। मगर डॉक्टर जैसे जैसे उसके खिलाफ जाने की कोशिश ही करता है तो रैबिट उसे भी मार देता है। और जहाँ तक मिस्टर जे की बात होती है, रैबिट उसे बोलता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। ये बोलते हुए वो उसे सिर्फ और सिर्फ जख्मी ही करता है ताकि लोगों को ये लगे कि मिस्टर जे ने रैबिट को रोकने की पूरी कोशिश की थी। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे रैबिट को अपनी चेस्ट में बहुत गंदा सा पेन फील होता है और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि रैबिट किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदा है और वो यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जिस्म में इस ब्लड को पंप कर रहा है। वहीं पर अपनी आखिरी सांसों में भी जब डॉक्टर रैबिट को गन्नेट से उड़ाने की कोशिश ही करता है कि उल्टा ये गन्नेट रैबिट की वजह से उसके ही गले पड़ जाता और यहाँ पर हम एक बहुत बड़े ब्लास्ट को देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होता जो कि रैबिट की खिलाफ वर्जी कर पाता। तो मिस्टर जे यहाँ पे कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए दांते के हाथों को खोल देता है। तो दांते अपनी हीरोइक एंट्री के कारण फौरन से वक्त गवाए बिना ही रैबिट पे टूट पड़ता है। पर इससे पहले वो रैबिट के खिलाफ जा भी पाता, रैबिट यहाँ पर अपने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए स्कूल बस को उड़ाने की कोशिश करता है जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद होते हैं, जो देखकर दांते को मजबूरन अपनी दिशा को पलट के उनके आगे आके उस रॉकेट लॉन्चर को रोकना पड़ता है। और ऐसा दांते करने में यहाँ तक कामयाब भी हो जाता है, जिस वजह से स्कूल के बच्चे के साथ ही साथ एंजो तक उसकी तारीफ करते हैं। पर दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे दांते बड़ी आसानी से उस रॉकेट लॉन्चर को रोक लेता है। पर ये वक्त रैबिट के लिए काफी होता है। वो यहाँ पे एक्सप्लोजन का सहारा लेते हुए अपने वार ट्रक को नीचे उतारता है और बस इसी तरह वो बाकी डीमंस के साथ यहाँ से रफू चक्कर होने लगता है। उनके चले जाने के बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट को सांस लेने का मौका मिलता है, जबकि दांते बाइक पे सवार उनका पीछा करने लगता है। रैबिट उसे अपना पीछा करता देख के वो बोलता भी है, अरे वाह, मैं तो यही चाहता था कि दांते से अकेले में मिल सकूं, पर अभी सही समय नहीं है, जिस वजह से वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि दांते को मुझसे दूर करो। जो सुनते सारी यहाँ पे रैबिट का सेकंड इन कमांड जिंजा सबसे पहले दांते पे टूट पड़ता है, जिसका वार दांते नीचे होकर डॉज कर लेता है। पर उनकी इस गिलौनी हरकत से दांते को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे हम उन दो डीमंस के भाइयों को भी देख पाते हैं, रेड और ब्लू, जो दांते पे एक फायर बरसाता होता है और एक हवा का इस्तेमाल करता होता है। वो अपने इन्हीं हवाओं की ताकतों से दांते के खिलाफ गाड़ियों को उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है, लेकिन दांते उन सबको डॉज करता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, पांचों डीमंस को यही लग रहा होता है कि वो दांते पे नंबर में ज्यादा है और बिल्कुल लेफ्टिनेंट मैरी की तरह ही वो उसे पीछे धकेल देंगे। मगर शायद से उनको ये नहीं पता होता कि लेफ्टिनेंट मैरी स्ट्रेटजी पे रिलाई करती है और दांते पावर के मामले में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से हम देख पाते हैं दांते काफी आसानी से अकेले में ही उन पांचों के पांचों डीमंस का सामना कर पा रहा होता है। और इवन के नागा के तो मुंह पे वो अपने व्हील को रगड़ते हुए आगे भी निकल जाता है। और जहां तक उन दो बाई डीमंस की बात होती है, उनके खिलाफ तो दांते अपनी बाइक को पकड़ के वार करता है। पिटते दौरान उन दोनों भाइयों के मुंह में सिर्फ एक ही शब्द होता है कि बंदा तो दांसू है। देखते ही देखते यहाँ पर इस सब के बाद दांते और जिंजा के बीच में हमें खतरनाक किस्म की शॉर्ट क्लैशिंग देखने को मिलती है। दांते यहाँ पर अपनी ताकत के दम पर उसे दूसरी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और वो दूसरी गाड़ी यहाँ पर दूसरा रोड ले लेती है, जो देखकर रैबिट बोलता भी है, अरे वाह दांते, काफी खूब, तुम काफी करीब हो अपनी उस ताकत को जगाने में। रैबिट ये जैसे जैसे बोल रहा होता है, हम यहाँ पर दांतों की आंखों में उस डेमोनिक एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। उधर ही हम लेफ्टिनेंट मैरी और उसकी बाकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें होश आ रहा होता है। तो लेफ्टिनेंट मैरी उन्हें बताती है कि उसने एम्बुलेंस पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई
हुई है और वो लोग 1 मील की दूरी पर है। दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि लेफ्टिनेंट ने यहाँ पर दांते की गर्दन के अंदर एक मिनी बॉम्ब को फिक्स किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर दांते 1 मील की दूरी पर जाएगा वो बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा और दांते का पूरा सर ही कुचल देगा। तो मैरी कहती भी है यहाँ पर एटलीस्ट हम एक डीमन से तो हाथ धोने को जा रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि दांते है। तो दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि लेफ्टिनेंट मैरी ने कहा था। हम देख पाते हैं यहाँ पर दांते अपनी डिमोनिक पावर से रैबिट का बस काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि इससे पहले उसकी गर्दन में लगाया हुआ वो मिनी बॉम्ब यहाँ पे ट्रिगर होता है और दांते के सर को उड़ा देता है। अब दांते जैसे तैसे बस अपनी आखिरी सांसों में आंखें बंद ही कर रहा होता है। उसके सामने रैबिट खड़ा होता है। रैबिट बोलता भी है अगर मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा और उकसाता तो मेरे ख्याल से तुम अपनी डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर देते। और जब वो अपनी लाइन को कंप्लीट करता है वो यहाँ पर दांते को स्पार्डा का बेटा बुलाता है। जबकि दूसरी तरफ बड़ी कैजुअलिटी के बावजूद भी लेफ्टिनेंट मैरी और उसकी टीम अभी भी रैबिट का पीछा करने का सोच रहे होते हैं। और हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल गया, जहाँ पे लेफ्टिनेंट को मिस्टर जे पे अब शुरू में शक था, अब उसका शक पूरे तरीके से धुल चुका है क्योंकि मिस्टर जे को इतना ज्यादा जख्मी देख के उससे लगने लगता है कि उसने रैबिट पे अकेले ही हमला किया और इस बात की वो उसे दाद देती है। पर चूंकि मिस्टर जे इतना ज्यादा जख्मी होता है तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट मैरी डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जे को हॉस्पिटल भेजेंगे। इसके बजाय यहाँ पर दूसरा सोल्जर उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि मिस्टर जे की तरफ से मैं जाऊंगा। लेफ्टिनेंट मैरी उस पर भरोसा करते हुए जैसे ही आगे जाती है हमें मालूम पड़ता है कि असल में वो वही डीमन बेबी होता है जो कि शेप शिफ्टिंग कर सकता होता है और ये बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जे को ही मालूम होती है। तो दोस्तों फिलहाल हम इस सोल्जर को सोल्जर बे बुलाएंगे। दूसरी तरफ कहानी दांते पे जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि दांते के जख्म अब अपने आप दोबारा से ठीक होने लगते हैं और यहीं पर दांते को अपने बचपन की एक झलक भी याद आती है जहाँ पर उसकी माँ उसे जैसे तैसे करके उस एम्बुलेंस के आधे हिस्से को पहनाती है। तो देखा देखी कर यहाँ पर दांते का भाई वर्जिल भी जिद करने लगता है कि मुझे भी ऐसा नेकलेस चाहिए, मैं इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा बचा के रखूंगा। तो इसी बात पर उसकी मदर आधे नेकलेस के हिस्से को वर्जिल को पहनाती है। पर यहाँ पर दांते अपने भाई वर्जिल को जलाने लगता है कि मेरा नेकलेस तुमसे ज्यादा बेटर है और ये बोलते हुए वो उससे बेदहानी में धक्का देता है और वो काफी दूर गिरता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बचपन से ही ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है। वर्जिल भी गुस्से से यहाँ पे पलट के अपने भाई को धक्का देता है। तो इसी तरह दोनों के दोनों भाई आपस में भिड़ पड़ते हैं, लेकिन उसकी मदर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत हुआ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि दांते और वर्जिल बचपन से एक दूसरे के ऑपोजिट होते थे। दांते को नींद ही नहीं आती थी, वर्जिल की नींद खत्म ही नहीं होती थी। दांते यहाँ पर अपनी मदर से अपने डैड के बारे में पूछता है तो उसकी मदर हिचकिचाते हुए यहाँ पर उसकी डैड की कहानी सुनाना शुरू ही करती है कि दांते की आंख लग जाती है और यहाँ पर उससे आखिरी पल में उस रैबिट की भी झलक याद आती है जहाँ पे रैबिट ने उसे कहा होता है कि तुम स्पार्डा के बेटे हो। दांते जैसे ही उठता है वो अपने आप को एक अनजान प्लेन पे पाता है। दांते के साथ ही साथ यहाँ पर और कैदी भी होते हैं जिनमें से वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 जुर्वे डीमंस आकर कहने लगते हैं दांते तेरे लिए रैबिट ने वीडियो छोड़ी है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर दांते को बोलता भी है कि दांते तुम्हें ऊपर वाले ने चुना है जिस वजह से तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारा सर फट चुका था और जहाँ तक मेरी बात है मुझे भी ऊपर वाले ने चुना हुआ है जिस वजह से हमारी मौत यहाँ पर नहीं लिखी हुई। सीन शिफ्ट होके लेफ्टिनेंट मैरी और उसकी फोर्सेस पे जाती है जहाँ पे वो रैबिट का पीछा करते करते जैसे ही एक बिल्डिंग के अंदर एंटर ही करते हैं उस बिल्डिंग की एंट्रेंस पूरे तरीके से पीछे से सील हो जाती है। थोड़ी देर में उन्हें मालूम पड़ता है कि वो बाहर की दुनिया से पूरे तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं। यहीं पर अभी रैबिट भी माइक के थ्रू अनाउंसमेंट करने लगता है कि जितने भी इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हो मैं तुम सबको बताता चलूं कि डार्क कॉम की फोर्सेस हाल ही में ही इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई है और अगर किसी ने इनकी मदद करने की कोशिश की तो वो भी धोखेबाज माने जाएंगे। अब ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद कदम ही आगे बढ़ते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पर सैटरी की मौत हो जाती है और हमें मालूम पड़ता है उसके पीछे से वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिंजा होता है। इसके बाद यहाँ पर वो काफी और फोर्सेस को भी मार देता है और साथ ही साथ नागा भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बैकअप दे रही होती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर नागा का जानलेवा वार निंजा को लगने ही लगता है कि उसके आगे उसका लवर आके उसकी जान को बचा लेता है
है और सारे के सारे कांटे उसके जिस्म के अंदर धंस जाते हैं। पर ना कि सब उसका लवर, यहाँ पर कोबरा भी मारा जाता है। तभी यहाँ पर नागा का सामना लेफ्टिनेंट मैरी से होता है, जहाँ पर थोड़ी देर वो उससे अच्छा तो लड़ती है मगर ज्यादा देर नहीं लगती। नागा उसे अपनी टेंटिकल से जा पकड़ती है। निंजा गुस्से में बहते हुए अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने की कोशिश करती है कि पीछे से ज़ानज़स उसका भी काम तमाम कर देता है। तो इस वक्त अगर कोई ना कोई बाकी है तो वो कोई और नहीं बल्कि सोल्जर बे और लेफ्टिनेंट मैरी ही है। नागा लेफ्टिनेंट मैरी से बोलती है, इस सब की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही इन्हें यहाँ पर लेके आई हो। यहाँ पर डीमन नागा थोड़ी देर ही अपने ध्यान को लेफ्टिनेंट मैरी से हटाती है कि लेफ्टिनेंट मैरी यहाँ पर उसे शूट करते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए एलिवेटर का सहारा लेकर निकल लेती है। ऊपर पहुंच जाने के बाद वो बस थोड़ा सा आगे बढ़ती है कि एक ट्रैप पे पांव रखने की वजह से उस पर एक गैस छोड़ दी जाती है। कहानी दांते पे जाती है, जहाँ पे रैबिट वीडियो के थ्रू उसे बताता है कि अब तक तो तुम्हें भी शक हो ही गया होगा कि तुम स्पार्डा के बेटे हो, वरना इतने खतरनाक जख्म तुम्हारे अपने आप ही ना बढ़ते। ऊपर से तुम अपने घमंड की तरफ फोकस तो करो, बिल्कुल अपने बाप पे ही गए हो। वो एक इंतहाई पावरफुल डीमन था, डीमन और स्पार्डा, पर तुम्हारा बाप एक गद्दार था। उसने डीमंस को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि चाहे भले एक महान डीमन था लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक बुज़दिल था। इसके साथ ही साथ रैबिट रिवील करता है कि इस प्लेन में एक बॉम्ब लगाया हुआ है, जिसे मेरे साथी जल्द ही बटन दबा के फाड़ देंगे। मगर हाँ, अगर चाहे तो स्पार्डा का बेटा तुम लोगों को बचा सकता है, अगर वो पूरे तरीके से डीमन में बदल जाए। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर हम दांते के साथ ही साथ सभी लोगों को प्लेन के अंदर बंदी बना हुआ देख पाते हैं। यहीं पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब रैबिट रिवील करता है कि इस प्लेन के अंदर एक बॉम्ब लगाया हुआ है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों के साथ इसी प्लेन पर सवार है कोई और नहीं बल्कि स्पार्डा का बेटा दांते। अगर इसने जैसे तैसे करके अपनी डिमोनिक पावर को ट्रिगर कर दिया तो वो तुम सभी को आसानी से गिरने से बचा सकता है। रैबिट यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो स्पार्डा से काफी ज्यादा पर्सनली दुश्मनी रखता होता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि स्पार्डा सिर्फ और सिर्फ एक बगोरा था, वो डरपोक था और इंतहाई नालायक डीमन था। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कहता है, जितना भी उसके मन में सब कुछ होता है। ये बोलते ही उसकी वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम प्लेन पे मौजूद एक एक शख्स को पैनिक करता हुआ देख पाते हैं, सवाए 3 लोगों को छोड़ के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, दांते और एंजो होता है। बल्कि यहाँ पर तो एंजो कुछ ज्यादा ही चिल होता है। एंजो मुस्कुराते हुए सभी से कहता है कि भाई लोगों, घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड होके दांते से सहमत होके बोलता भी है, वाओ, अपन का बाड़े का दोस्त स्पार्डा का बेटा निकला, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच कह रहा हूँ। दांते इनकार करते हुए कहता है, अबे चल रे, चाहे भले ही मेरा फादर चाहे एक डीमन क्यों ना, अब तुम ये कह रहे हो कि वो स्पार्डा डीमन है? वो सिर्फ और सिर्फ बेतुकी सी कहानी है जिसपे लोग आज भी यकीन रखते हैं। तो आगे से ब्लू डीमन कहता है, वो कोई कहानी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे बाप की दगाबाजी की वजह से आज तक हम उसकी सजा को भुगत रहे हैं। हम सड़ते गए और सड़ते गए कि इसमें 2 लाख साल गुजर गए। दांते आगे से कहता है सुना ना टकले ने क्या कहा, 2 लाख पता नहीं क्या क्या। क्या तुम्हें वाकई में रखता है कि मेरा फादर 2 लाख साल पुराना डीमन है और मैं इतना ज्यादा जवान हूँ? मतलब उसने तो फिर कुछ महीने पहले ही मुझे पैदा किया है, I mean, कुछ साल पहले। प्रेसिडेंट यहीं पर उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि डीमंस बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, इंसानों से कई गुना ज्यादा। ये पूरे तरीके से मुमकिन है कि वह हजारों सालों तक जिंदा रहा और कुछ सालों में ही तुम्हारी माँ को ठोका और तुम्हें पैदा किया। क्या पता वो अभी भी जिंदा हो और इसी तरह औरतों को ठोकी चलता जा रहा हो। एंजो एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ सेटिस्फेक्शन लुक के साथ आगे कहता है, दांते अपन को शुरू से ही पता था कि तू आधा डीमन है। चल माना पूरे तरीके से पता नहीं था, लेकिन शक जरूर था। दिमाग में कभी कभार घंटी बजती थी,
शायद से। अब जब अपुन को पता चली गया कि तू स्पार्डा का बेटा है तो तेरे बारे में हर एक से एक जवाब मिलता जा रहा है। वैसे स्पार्डा का बेटा होना इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। सोचो इस कहानी के बारे में। कहानी के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा डीमन था। उसने इंसानों के लिए लड़ा और इंसानों को बचाया और आखिर में देवता खिलाने लगा। और यकीन कर दांते, ये तेरे खून में भी है। तो रेड डीमन यहाँ पर हर एक कैदी की ओर अपनी तलवार ताड़ते हुए कहता है, चलो फिर देख ही लेते हैं। या फिर ये अपनी डेवल पावर्स को ट्रिगर करके हमसे लड़ेगा या फिर एक एक को हवा में उनके चित्रों को उड़ते हुए देखेगा। फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। एंजो यहाँ पर भरपूर तरीके से दांते की साइड लेते हुए सभी से कहता भी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपना भाई दांते अपनी पावर्स को जगाएगा और सबको बचाएगा। वैसे दांते आपस की बात है, इन पावर्स को तुम जगाओगे कैसे? दांते रिप्लाई देता है, ओह ये पावर्स पता नहीं। तभी फिर फेल ही बार प्ले में मौजूद एंजो का पसीना छूटता है और वो कहता है, बढ़िया फिर तो लग गए। पर यहाँ पर दांते कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, मुझे इनके लिए पावर्स को जगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो इन्हें वैसे भी हरा दूंगा। ये दोनों लल्लू है, खरबूजे के सर वाले हैं। पहले लाल को मारूंगा और फिर जम्मू को मारूंगा। पर उसकी इस बात को बिल्लू कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लेता है और वो उसके पास आकर कहता है, छोटा मुंह और बड़ी बात, तुम ये हरगिज मत भूलो, जब तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को मारा जा रहा था तुम फट्टुओं की तरह छुपे बैठे थे। उसकी ये कहने की ही देर होती है कि हम दांते के चेहरे पे एकदम से एक्सप्रेशन को चेंज होता हुआ देखते हैं। तो आगे से लाल खरबूजा कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, रैबिट को इसके खानदान के बारे में सब कुछ पता है। रैबिट ने ही तो इन्हें बताया होता है। जब वो मारे जा रहे थे इसकी नजरों के सामने ये चूहा अपनी बिल में छुपा बैठा था। वो ये जैसे तैसे बोल रहे होते, हम दांते के चेहरे पे वो हैरानगी सी देख पाते हैं कि उससे अचानक से वो लम्हा याद आता है जहाँ पर हम देख पाते हैं दांते कैसे एक क्लोजेट के अंदर छुपा होता है। चारों ओर घर की आग लगी होती है। इस वक्त दांते बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है और शायद से अगर तुम लोग इसके मुंह की तरफ ध्यान दो तो मेरे ख्याल से उसकी माँ या फिर उसके भाई का खून उसके मुंह पे लगा होता है। तो दोस्तों आखिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाहे उसकी नजरों के सामने उसकी माँ और उसके भाई को मार दिया गया और वो खून की चींटें उड़ के उसके मुंह पे गिरी, उनकी मदद करने के बजाय दांते ने कुछ नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने छुपने की जगह ढूंढी और उस क्लोजेट में खुद को बंद कर दिया। तो हाँ यार, यकीन करो आज तक ये मेमोरीज एक ख्वाब बन के, एक डरावना ख्वाब बन के उसका पीछा करते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब दांते के जख्म पूरे तरीके से हील हो जाते हैं। दांते खुद को खोलते हुए कहता है, जब डीमंस ने हमला किया था तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा था, पर अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। इस पर बिल्लू खरबूजा कहता है, तो ठीक है फिर लगी शर्त, आज भी हम तुझे इस बात का यकीन दिलवाते हैं कि तू एक बच्चा है और तुझे एक बार फिर से तेरी पुरानी यादों की याद सताएंगे। दांते गुस्से से उन पर टूट पड़ता है, पर इसी में सीन कट हो जाता है मेरे भाई लोगों। कहानी लिeutenant मैरी पे जाती है जहाँ पर वो उसी गैस की वजह से अब लड़खड़ाते हुए फिर रही होती है, जहाँ पर उसका माइंड उसे तरह तरह की हेलुसिनेशंस दिखा रहा होता है, जैसे कि उसे अपना फादर तक दिख रहा होता है। ये हेलुसिनेशंस यहाँ पर भी रुकने का नाम तक नहीं लेती कि उसे अब अपने मरे हुए दोस्त भी दिखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल इस वक्त डीमन या फिर ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे होते हैं। वो यहाँ पे पूरे तरीके से लिeutenant मैरी को अपनी मौत का कसूरवार ठहराते हैं, जिस वजह से लिeutenant मैरी यहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगती है। वो ठीक तरीके से फोकस तक नहीं कर पा रही होती। भागते भागते वो जब जैसे तैसे करके एक कमरे का दरवाजा खोलती है कि इसी तरह वो अपने बचपन वाले कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसका फादर अक्सर बैठ के घंटों काम करता था। जहाँ पर एक पल में वो अपने फादर को नॉर्मल पाती है कि दूसरे ही पल में उसका फादर का मुंह पूरे तरीके से बिगड़ने लगता है। याद रखो दोस्तों, ये लिeutenant मैरी की बचपन की यादें हैं, जिन्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है उस गैस के थ्रू। उसका फादर मजीद कहता है, देखो मैरी, तुमने आखिर क्या किया? मेरी मौत की जिम्मेदार खाली तुम ही हो। डर के मारे जब वो गलती से कच्ची जमीन पे पैर रख डालती है तो वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गिरती है, जिसके बाद यहाँ पर उसका सामना जिंजा से होता है।
वो यहाँ पर ठीक तरीके से देख नहीं पा रही होती तो वो जिंजा के खिलाफ इंगेज नहीं करती, बल्कि इसके बजाय वो यहाँ से भागते भागते एक दरवाजे के सामने आती है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक अनजान किस्म की फैमिली होती है जिससे रैबिट ने बंदी बना रखा होता है। वो यहाँ से लिeutenant मैरी को जाने के लिए कहती है, लेकिन लिeutenant उनकी मिन्नत समाजत करने लगती है कि मेरे बाकी साथी मारे गए, वो जल्द मुझे भी मार डालेंगे, जिस वजह से वो लिeutenant मैरी को अपने कमरे के अंदर ही छुपा देते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जिंजा भी आता है। वो आसपास तोड़फोड़ करता है लेकिन लिeutenant मैरी नहीं निकलती। लकीली वो स्टील के कबर्ड के अंदर जांग के नहीं देखता, बल्कि इसके बजाय वो यहाँ से जाने लगता है ये सोच के कि ये फैमिली तो ऑलरेडी रैबिट की बंदी है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लिeutenant मैरी को यहाँ पर पनाह दे। वो फैमिली भी अपनी कैप को उतारते हुए कहती है कि हाँ ये सच है, यहाँ पर लिeutenant मैरी नहीं आई थी। दोस्तों वो जब कैप उतारते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग भी डीमन हैं और ये सब कुछ लिeutenant मैरी कैबर्ड के पीछे बैठ के देख रही होती है। जिंजा जब चला जाता है यहाँ से तो फैमिली लोग उसे बाहर निकालते हुए कहते हैं कि प्लीज यहाँ से चली जाओ, इससे पहले जिंजा आ जाए। और पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यहाँ पे लिeutenant मैरी गन उनकी ओर तार देती है, उन्हें डीमन पुकारते हुए। तो यार सीन कट होके आसमान की बुलंदियों में कहानी उसी प्लेन पे जाती है जहाँ पर अब हम दांते को दोनों डीमंस भाइयों के खिलाफ एक साथ लड़ता हुआ देख पाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस लाल वाले डीमन की एबिलिटी है कि ये फायर को शूट कर पाता है, तो इसकी तरफ से आती हुई फायर को देखकर दांते को बार बार अपने बचपन की याद सताने लगती है कि कैसे उसकी माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी दांते को बचाते हुए, और साथ में उसका भाई वर्जिल भी मारा गया था। मैं बताता चलूँ दोस्तों, वर्जिल को याद रखना ये कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। स्पेशली जिन्होंने डेविल में क्राई की गेम खेली है तो उन्हें तो पता ही होगा कि वर्जिल कितना ज़रूरी है इस पूरी स्टोरी में। तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने दांते की मतलब कि डेविल में क्राई की कौन कौन सी गेम्स खेल रखी है। मैं बताता चलूँ मैंने सारी की सारी डेविल में क्राई की गेम्स खेल रखी है, मुझे कहानी पहले से मालूम है। और साथ ही साथ मैंने इसी फ्रेंचाइज की रेजिडेंट ईवल भी खेल रखी है। और मैं पहले भी आप लोगों को हिंट दे चुका हूं कि दांते एक वक्त में लियोन ही था। अब उसका क्या मतलब है वो आप सभी को पता भी होगा। एक और चीज भी मैं बताता चलो, दांते गेम के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ये तो एनिमे की शुरुआत है और इन्होंने कुछ ना कुछ नया तो करना ही था, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं दांते आगे चल के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शायद से सीजन 2 में हम जल्द ही देखेंगे कि दांते कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।